पूरा एरो नहीं, पूरा एरो तो क्या बताता है, 2 इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को, और हाफ एडेड एरो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन का नाम ही क्या है, फिशर हुक। अनुनादी संरचना, जनरली कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसकी दोनों अनुनादी संरचनाएं समतुल्य होती है, समतुल्य यानी एक जैसी, तो उसका स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखो डबल और पॉजिटिव है संयुग्मी पर, तो डबल के इलेक्ट्रॉन कहां गए, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, नीचे वाले में भी यही है, देखो डबल पॉजिटिव की तरफ गया ना, रिंग में कौन सा चार्ज आ रहा है, रिंग में देखो कौन सा चार्ज, कौन सा आवेश आ रहा है वलय के अंदर। अरे वलय में आवेश दिख रहा है तुम्हें पॉजिटिव, अनुनादी संरचना एक में तो, पहली संरचना में तो वलय में नहीं है आवेश, दूसरी में वलय में CH2 की ऑर्थो पर धनावेश आ रहा है, तीसरी में CH2 की पैरा पर धनावेश आ रहा है, चौथी में ऑर्थो पर धनावेश आ रहा है। तो इससे क्या पता लग रहा है, मेटा पर नहीं आ रहा। एक और चीज पता लग रहा है कि ऑर्थो पैरा पर धनावेश आने का मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है। इसका मतलब जो पहले से ग्रुप जुड़ा है ना बेंजीन में, उसने इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचा है या दिया है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ खींच रहा है वो या दे रहा है, घनत्व खींच रहा है। एरो देखो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर, अपनी तरफ खींच रहा है ना, तभी तो वलय में धनावेश आया है। वलय में धनावेश आना क्या बता रहा है आपको, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है। वलय में अगर नेगेटिव चार्ज आता अनुनादी संरचना में, तो क्या पता लगता कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। बेंजीन में धनावेश आ रहा है तो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है। तो ऐसे पता लग जाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है या बढ़ रहा है। क्लियर है बच्चों सब, आगे शुरू कर दो। ऐसे देखते हैं अपन। सर स्क्रीन तो शेयर कर दो सर। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलूं या इलेक्ट्रॉन दाता बोलूं CH2+ को, सर इलेक्ट्रॉन ग्राही, खींचा है ना इसने, घनत्व को कम किया है, दाता वाला तो बढ़ाता है कि नहीं। देखो ये कंडीशन माइक नहीं लगाया शायद। सर सर शेयर, अरे सर स्क्रीन तो शेयर कर दो। हाँ जी यस सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको, हाँ सर। ओके। हाँ जी, मैं क्या बता रहा, अभी बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया है ना, ओके। आप 250 तक वेट करते हैं सब सर। हाँ टाइम के बड़े पंक्चुअल है ना भाई, सही है। बिजी शेड्यूल है, बड़ी मुश्किल से 10 मिनट का गैप मिलता है, 15 मिनट का है, पूरा यूटिलाइज, पढ़ाई यस तो सर। नहीं रहेगी उसमें, क्या है? हाँ तो क्या बताया था आपने? कुछ नहीं, वैसे ही पुराना रिवाइज कर रहा था बेटा। ये पुराना पॉइंट है ना, ये रेजोनेंस को बता रहा था कि किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट में कुछ कह रहा था ना, क्या बोल रहा था मैं, हाँ याद आ गया मेरे, अटेंडेंस भेजना, क्योंकि वो फिर फोन करें। एक काम करोगे, अब जाना ही आ गया।
उसको बुला लो। नहीं आ जाएगा, आ रहा है। तुम्हारे पे की नहीं भेजनी अभी, जिससे पहले वाला ना उसकी भी नहीं भेजी अभी तक। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है सबको? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। आप ये सामने के स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसमें बेंजीन वाले से CH2 प्लस जुड़ा हुआ है ना? CH2 प्लस। आप इसकी अनुनादी संरचना देखो, CH2 की ऑर्थो पैरा पर क्या आ रहा है? धनावेश। इसका मतलब ऑर्थो या पैरा से इलेक्ट्रॉन घनत्व ना कम हो रहा है। कम कौन कर रहा है? जो ग्रुप जुड़ा है CH2। तो CH2 कौन सा माना जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्राही। घनत्व कम किया, इलेक्ट्रॉन को खींचा है, तो वह इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। आप देखो ये CH2 माइनस वाली 5 संरचना दिख रही है तुम्हें? इन संरचनाओं को देख के क्या पता लग रहा है कि CH2 माइनस का चार्ज कहां जा रहा है? देखो रिंग में जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा रिंग में? और रिंग में ऑर्थो और पैरा पर क्या लेके आ रहा है? वो नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब ऑर्थो और पैरा पर ऋणावेश आ रहा है, यानी ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, इसका मतलब वो ग्रुप है ना जो जुड़ा हुआ है, वो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है। तो उसको क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इलेक्ट्रॉन दाता प्रति, है ना? अपन रेजोनेंस में ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही। आई में क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। प्रतिकर्षी। यहाँ बोल देंगे इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन, बात तो एक ही है, होने को तो दोनों मतलब, बट नाम चेंज है बस। ओके, तो जनरली ये वाले टर्म हम यूज ले लेते हैं। क्लियर है ना सबको? ओके, अब इसके बाद ये मुक्त मूलक वाली इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। मुक्त मूलक वाले कार्बन है ना जो बाहर है, उसका अष्टक पूरा नहीं है, तो क्या कर रहा है? रिंग में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ना ऊपर, तो रिंग में एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता जा रहा है फिर धीरे धीरे? विस्थानीकृत। कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पर। अब जब CH2 माइनस जुड़ा था जब भी ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव आ रहा था, CH2 प्लस जुड़ा था तब भी ऑर्थो पैरा पर प्लस आ रहा था। यानी ये ग्रुप जो भी है ना दाता और ग्राही, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व दाता वाले बढ़ाते हैं ऑर्थो पैरा पे, ग्राही वाले कम करते हैं ऑर्थो पैरा पे। का मतलब रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पर ही लगता है, मेटा पर नहीं लगता है। अनुनाद मेटा पर सिर्फ का लगता है। ओके, फिनॉल दिख रहा है सबको? अब फिनॉल में कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको? अनुनाद वाली पढ़ी थी ना अपन ने, कौन सी है? लॉन पेयर और डबल। तो लॉन पेयर और डबल जब संयुग्मी पे होते हैं तो कौन किसकी तरफ जाता है? लॉन पेयर डबल की तरफ। ये ध्यान रखना, लॉन पेयर ऐसे याद रख लो ना, डबल का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन पर, लॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर। तो ज्यादा किस पर हुआ घनत्व? लॉन पेयर वाले पे। अरे डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन पर है, और लॉन पेयर एक ही एटम पर है, तो घनत्व किस पे ज्यादा हुआ? एक एटम वाले तो इलेक्ट्रॉन lone pair। घनत्व ज्यादा से कम की तरफ जाता है। जैसे नेगेटिव और डबल में भी यही कहानी है, तो नेगेटिव जाता है डबल, और पॉजिटिव में डबल जाएगा पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि प्लस के पास तो कुछ भी नहीं है, डबल के जाएंगे। ठीक है, तो बाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण कहां से कहां होता है? जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से कम की कम तरफ। इलेक्ट्रॉन घनत्व। बिल्कुल। अब आप फिनॉल में देखो, लॉन पेयर डबल की तरफ जा रहा है ना, देखो आप एरो दिख रहा है आपको? जब लॉन पेयर डबल की तरफ जा रहा है तो डबल और आगे की तरफ जाएगा। क्या चार्ज आ गया? सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव। कहां पर आया? ऑर्थो पर। फिर अनुनादी कंडीशन बन गई दोबारा, नेगेटिव और डबल, तो नेगेटिव कहां चल जाएगा? डबल बॉन्ड की तरफ, और डबल आगे की तरफ, तो फिर नेगेटिव आ गया,
पैरा पर, पैरा पे, दोबारा नेगेटिव आगे गया, फिर नेगेटिव आ गया ऑर्थो पर, और लास्ट में आ गया न्यूट्रल रिंग बन गई। ठीक है, तो OH देख के पता लग रहा है ना, दाता बना है या ग्राही बना है? बेंजीन वलय के घनत्व को बढ़ाया है या कम किया है? बड़ा कम, बड़ा है सर। बढ़ाया है ना। आया है। बेंजीन वलय में ऋणावेश दिख रहा है, धनावेश? हाँ सर, बेंजीन में तो बड़ा है। बेंजीन वलय में ऋणावेश दिखने का मतलब है इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। ऋणावेश तो तभी आता है ना जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, धनावेश कब आता है? इलेक्ट्रॉन कम हो। तो OH ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। क्लियर है सबको? आसान है एकदम, गुड। अब फिनॉल के बाद एक और संरचना लिखी मैंने, नाइट्रोबेंजीन की। किसकी लिखी? बेंजीन से डायरेक्ट अटैच एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, अगर होते ना तो वो देता। अब नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? वो भी द्विबंध से, एक वाला का ऑक्सीजन जुड़ा है ना, ऑक्सीजन खींचेगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन खींचेगा वलय से, ऑक्सीजन खींचेगा, खींच रहा है कि नहीं देखो से। Yes, और sir. नाइट्रोजन खींच रहा है वलय से, तो वलय में आ गया पॉजिटिव। कहां पर आया? ऑर्थो पर। और तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे विस्थानीकृत हुए, फिर वापस वो पॉजिटिव आ गया पैरा पर, फिर वापस आगे विस्थानीकृत हुए, और तो फिर आ गया ऑर्थो पर। ठीक, क्लियर है सबको? ये सब तो N2 ग्रुप ने बेंजीन में कहा? ऑर्थो। तो NO2 ग्रुप ने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर तो दिया। NO2 को मैं इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलूंगा। क्लियर है सब? ठीक है। आपने बेंजीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, आगे पढ़ोगे आप बेंजीन में, 5 एग्जाम्पल है उसके, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फिडेल क्राफ्ट एल्किनीकरण और फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो इन 5 अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है बेंजीन में ये सब और H+ को निकाल देता है। ठीक है, बेंजीन के H किसी एक H को निकाल देगा और उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी H+ को रिप्लेस कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कहलाई ना अभिक्रिया। ओके, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहाँ जुड़ता है? जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो वहां, या जहां कम हो वहां? ज्यादा हो ज्यादा वहाँ होता पर। है। नाम देखो, नाम पढ़ो। स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। ज्यादा। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन घनत्व जहां ज्यादा होगा वहां। इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज। लुईस अम्ल। इक्विलिब्रियम में मैंने लिखाया है लुईस अम्ल और लुईस क्षार। लुईस अम्ल होते हैं लोन पेयर दाता, नहीं, लुईस अम्ल ग्राही लोन पेयर ग्राही, ग्राही होते हैं, न्यून होते हैं इलेक्ट्रॉन, तभी तो लेंगे वो। और लुईस क्षार होते हैं लोन पेयर दाता, उनका नाम है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन हुए? लुईस। लुईस अम्ल लुईस अम्ल। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन हुए? लुईस लुईस अम्ल। लोन पेयर ग्राही। लुईस क्षार क्या हुए? लोन पेयर दाता। दाता। क्लियर सब? ये सब तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास 2 ऑप्शन है अगर जुड़ने के लिए। एक तो मैंने ले लिया नाइट्रोबेंजीन, वो किस रिंग में अटैक करेगा? जिसमें घनत्व ज्यादा है उसमें, या जिसमें कम है उसमें? ज्यादा है उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही तो वहां आकर्षित होता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। ठीक है, NO2 बेंजीन का घनत्व क्या कर रहा है? कम कर रहा है। फिनॉल में OH बेंजीन का घनत्व, तो कौन से अटैक करना ज्यादा चाहेगा? OH फिनॉल में या नाइट्रोबेंजीन में? फिनॉल। तो मैं पूछूं फिनॉल और नाइट्रोबेंजीन में कौन क्रियाशील है ARESR के लिए अधिक? तो क्या आंसर दोगे? फिनॉल। फिनॉल। आ गया होगा समझ में? अगर मैं सिंपल बेंजीन लूं और नाइट्रोबेंजीन लूं,
तो कौन अधिक क्रियाशील माना जाएगा? सिंपल बेंजीन, जिसमें कुछ नहीं जुड़ा, क्योंकि ये तो उल्टा कम कर रहा है ना। बेंजीन ज्यादा अच्छा है इससे तो नाइट्रोबेंजीन से, और नाइट्रो है ना, और बेंजीन से ज्यादा अच्छा फिनॉल हो गया। बोला है ये आगे वाली कहानी है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। समझ में आ रहा है तुम्हें? गुड। बेंजल्डिहाइड क्या? अभी स्टेबिलिटी तो मैं बताऊंगा है ना, ये जो नीचे ऑर्डर लिखे हो ना ये बताऊंगा अभी मैं। मैंने स्टेबिलिटी का क्रम देखना नहीं बताया अभी आपको। बेंजल्डिहाइड की अनुनादी संरचना दिख रही है आपको 5। ये कौन सी कंडीशन दिख रही है? देखो आप, बेंजीन से सीधा जुड़ा कौन है? और ऑक्सीजन। से डबल बॉन्ड से कौन? ऑक्सीजन खींचेगा कार्बन से, कार्बन खींचेगा बेंजीन। तो जनरली ऐसे समूह जिसमें बेंजीन से सीधा जुड़ा परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो डबल बॉन्ड से, तो वो माना जाता है इलेक्ट्रॉन ग्राइंड। और बेंजीन से सीधे जुड़े परमाणु पर यदि लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो वो माना जाएगा दाता। आगे वो समझ, OH वाले में यही था, NH2 जोड़ दो तो यही होगा। तो अगर बेंजीन Yes, sir. से जुड़े परमाणु पर लोन पेयर हो तो दाता, बेंजीन से सीधे जुड़े परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हो तो क्लियर है सबको? आ गया समझ? यस सर। गुड। देखो आप बेंजीन नाइट्राइल में भी देख लो, बेंजल्डिहाइड किस धनावेश ला रहा है, घनत्व को कम कर रहा है, कम कर रहा है। अनुनादी संरचना। बेंजीन नाइट्राइल में देखो, नाइट्रोजन खींच रहा है ना, कार्बन खींच रहा है, वलय से वलय में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ऑर्थो और पैरा पर। बोलो क्लियर है सबको? अच्छा, यस सर। अब मैं बताने वाला हूं अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व का क्रम कैसे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तक कि उदासीन संरचना और आवेशित संरचना दो तरह की एक ही यौगिक की अनुनादी संरचना, एक आवेशित है और एक तो उदासीन ज्यादा होती है, हमेशा स्थायी। कौन सी ज्यादा स्थायी? ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है उदासीन वाले, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। आपको सामने एक एक्सेप्शनल केस दिख रहा है क्या? एरो में दिख रहा है? दो रिंग आपस में जुड़ी है डबल से, इसमें डबल के इलेक्ट्रॉन मैंने 5 मेंबर रिंग की तरफ कर दिए शिफ्ट। किसकी तरफ? पता है ऐसा होने से क्या हुआ? दोनों एरोमेटिक आ गई कि नहीं आई? पहला वाला शिफ्टिंग किया है ना मैंने, ये वाला, ऐसा होने से दोनों वाले में क्या आ गई? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी। और पहली उदासीन है ना, पहली संरचना क्या है और दूसरी आवेशित। फिर भी अपवाद हो गया कि दूसरी ज्यादा स्थायी है, और उसका कारण तुम समझ ही गए होंगे, एरोमेटिक था। तो आवेशित ज्यादा स्थायी हो गई या उदासीन से, जबकि जनरली कौन ज्यादा स्थायी होती है? उदासीन। तो यहाँ आवेशित क्यों ही ज्यादा स्थायी? एरोमेटिक के कारण। क्लियर है सारे बच्चों अच्छी तरह से? अदरवाइज मैक्सिमम केस में उदासीन। अब दोनों स्पीसीज अगर आवेशित है तो दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है सहसंयोजक बंधों की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड देता हूं मैं, सहसंयोजक बंधों की संख्या। बंधों की संख्या। तो सहसंयोजक बंधों की संख्या जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना अधिक होगा। क्लियर है सबको? क्लियर? ओके। अब आपने यस सर। अगर सहसंयोजक बंध भी समान है, सहसंयोजक बंध भी समान है, तो आप क्या देखोगे नेक्स्ट? समान आवेशों में दूरी। समान आवेशों में दूरी ज्यादा होगी ना तो स्थायित्व ज्यादा होगा, समान आवेशों में दूरी कम होगी तो स्थायित्व कम होगा, और विपरीत आवेशों में दूरी कम होगी तो स्थायित्व ज्यादा होगा। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है अधिक विद्युत ऋणी पर ऋणावेश ज्यादा स्थायी है, और कम विद्युत ऋणी पर धनावेश ज्यादा स्थायी है। ठीक है, इनके उल्टे भी हो जाएंगे।
क्या? कम विद्युत ऋणी पर ऋणावेश कम स्थायी, अधिक विद्युत ऋणी पर धनावेश कम कम स्थायी। स्थायी। समझ गए होंगे? अरे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ज्यादा स्थायी होता है ऋणावेश, ये कम वाले पर? अधिक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश का स्थायित्व अधिक होता है। ठीक है, जैसे देखो ये दो संरचना दिख रही है तुम्हें, लेकिन ये सीक्वेंस से आना है, ध्यान रखना। सबसे पहले उदासीन और आवेशित में उदासीन, फिर सहसंयोजक बंधों की, फिर समान आवेशों में दूरी, फिर विपरीत आवेशों में दूरी, फिर ये एन पे आना है। ये एन पे डायरेक्ट मत आ जाए ना। पहला एग्जाम्पल देखो, दो अनुनादी संरचना दिख रही है आप, दोनों आवेशित है, सहसंयोजक बंध सेम है, ऋणावेश है। पहले में ऋणावेश ऑक्सीजन पर आ रहा है, दूसरे में कार्बन पे। किस पे ज्यादा स्थायी होगा ऋणावेश? ऑक्सीजन ले एटम। तो कौन सा बोलूं मैं? फर्स्ट। क्लियर है? गुड। अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड में देखना, सेकंड में धनावेश आ रहा है, पहली सेकंड एग्जांपल में पहली संरचना में धनावेश पॉजिटिव पे कार्बन पे आ रहा है, दूसरे में किस पे आ रहा है? किस पे ज्यादा स्थायी होता है? पॉजिटिव किस पे ज्यादा स्थायी होता है? कार्बन पे। पॉजिटिव तो कार्बन पे ज्यादा स्थायी होगा ना, ऑक्सीजन के कम पे। लेकिन आपको मैंने अभी Yes, क्या sir. बताया, सीक्वेंस से चलना है, डायरेक्ट मत आ जाना, ये एन पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना? गलत हो गया ऐसे तो। सहसंयोजक संख्या, सहसंयोजक बंधों की संख्या देखो आप, सेकंड में ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए सेकंड ज्यादा स्टेबल। एक्चुअली जिसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या ज्यादा है ना सेकंड में, उसमें आप देख पा रहे हो कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले अष्टक, इसलिए वो, और जो उस स्थायित्व उसका अपेक्षाकृत अधिक होता है। क्लियर है बच्चों? अब दूसरी थर्ड में भी देख लो आप, क्यों सेकंड ज्यादा स्थायी है, वही रीजन बंधों की। इन दोनों अनुनादी संरचनाओं में देख लो, पहली और दूसरी में। फर्स्ट इसलिए ज्यादा है कि सेकंड में ऋणावेश जो है ना एक ही एटम पर इकट्ठा हो रखा है। बीच वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव तो दोनों में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ नेगेटिव इस पे आ रहा है, इस पे और इस पे दोनों पे आ रहा है। बोलो आया क्या? गुड। आवेशों में दूरी ज्यादा है। आप ऐसे मत समझो समान आवेशों में दूरी ज्यादा है तो स्थायित्व। यहाँ पे क्या देखेंगे? ऋणावेश। आपको पता अनुनाद में आवेश एक पे इकट्ठा होता है, सब पे विस्थानीकृत होता है। वही यहाँ पर भी सेकंड स्ट्रक्चर में ऋणावेश एक ही एटम पर इकट्ठा हो रखा है, और फर्स्ट में ऋणावेश दो पर वितरित हो रहा है। तो कौन सा ज्यादा स्थायी? फर्स्ट। ये रीजन है। ऐसे ही अनुनादी से देखो, ऐसे आप देख लोगे सारे, ये कुछ एग्जाम्पल है ना। अब लास्ट वाले में बताना, देखो कौन ज्यादा स्थायी नजर आ रहा है। डबल बॉन्ड सेम है ना, दोनों ही आवेशित है। अब आ जाओगे ईएन पे, ईएन के अनुसार कौन ज्यादा स्थायी? फर्स्ट वाला। पॉजिटिव ज्यादा स्थायी है ना, बजाय ऑक्सीजन के। मोर ईएन पे पॉजिटिव कम स्टेबल होता है, लेस ईएन पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल। ये इसमें बताओगे आप, इससे ऊपर वाले है ना। इसमें कैसे डिसाइड किया आप? पहली वाली उदासीन है, दूसरी वाली आवेशित है, तो कौन सी ज्यादा स्थायी हुई? पहली वाली उदासीन। इसमें देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है ऐसे। अब अपन ने जो ऊपर बनाई थी ना अनुनादी संरचनाएं यौगिकों, इनमें देखना है स्थायित्व क्रम। इसमें देखो सबसे पहले तो सबसे पहले उदासीन देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? पहली और पांचवी दोनों उदासीन है, दोनों का स्थायित्व समान है और सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब दूसरी तीसरी विपरीत आवेशों में दूरी क्या होनी चाहिए? कम। ज्यादा होनी चाहिए। कम। समान आवेशों में दूरी ज्यादा होनी चाहिए, विपरीत आवेशों में दूरी कम किस में नजर आ रही है? सेकंड और
फोर्थ, फोर्थ में सेकंड और बोलो आया है क्या? फोर्थ में। यस आ गया? यस सर। ठीक है। और थर्ड वाले का केस अलग है ना? हाँ जी, दूरी ज्यादा है सर। दूरी सर्वाधिक। दूरी सर्वाधिक है। क्लियर है सबको अच्छी तरह से? यस सर। आगे सबको समझ में? ओके, नेक्स्ट। तो इन पांचों अनुनादी, तो सेकंड और फोर्थ का ज्यादा स्थाई, तो ये ज्यादा होंगे थर्ड से। क्लियर? आ जाओ। फर्स्ट और फिफ्थ में दोनों वलय उदासीन है, ज्यादा स्थाई है। सेकंड थर्ड यस फोर्थ सर। में, सेकंड थर्ड फोर्थ में आवेशों के मध्य दूरी बराबर। समान, अब देखो यहाँ पे समान आवेश है ना, दूरी कम। समान आवेश में दूरी कम तो स्थायित्व कम। कम होगा। ज्यादा। तो सेकंड और कम। फोर्थ कम स्थाई है थर्ड से, यस सर। थर्ड ज्यादा आ जाएगा। यस। यस सर। ज्यादा दूरी बनाएगा। क्लियर? सर ये एक वाला बार, सर एक बार और बताना। सर एक बार और बताओ, बताना। इसमें कौन सा देखना है आपको, ये बताओ कहाँ अटके आप? पहले तो वो ऑर्डर याद, थर्ड सेकंड और फोर्थ। थर्ड सेकंड फोर्थ में, थर्ड में और सेकंड में क्या नजर आ रहा है डिफरेंस? आवेशों के मध्य दूरी। कौन सा आवेश समान ही अलग होता है, विपरीत के लिए अलग होता है? समान के लिए तो सर सेकंड वाले में क्या? धनावेश हाँ, जो कम सेकंड दूरी में से। क्या अलग नजर है? सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, सोचो। देखो आप खुद ट्राई करो, इसमें एक बार स्ट्राइक करो, देखो अपना दिमाग लगाओ। सेकंड में तो सर वही धनावेश के मध्य कम दूरी है, ओके। और थर्ड में ज्यादा है सर। ओके, अब क्या देखते हैं अपन? अब सर वो ऋणावेश वाला। हाँ, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, तो यहाँ बता तो दिया, समान वही आ रहा है। आवेश है या विपरीत आवेश है? समान आवेश है। फिर ये तो दिखाई दे रहा है ना ये, कि समान आवेश में दूरी किस में कम है? यस सर। किस में कम है समान आवेश में सेकंड। दूरी? सेकंड में। सेकंड में। अपन को कुछ नहीं करना है, इसमें समझना ही नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। अब देख, थर्ड पॉइंट देख, पढ़। समान आवेश में दूरी समानुपाती स्थायित्व। हाँ, का मतलब? दूरी ज्यादा क्या होगी तो मतलब? स्थायित्व ज्यादा होगा। दूरी ज्यादा। गुड। दूरी ज्यादा तो थर्ड सर। वेरी गुड। और सेकंड और फोर्थ तो वो बराबर हो जाएंगे वो तो। बराबर हो जाएंगे। बोलो आगे क्या? हाँ सर, अब आ गया। थैंक यू सर। है ना? तो हाँ, मैं खुद बताऊंगा ना, खुद मैं बता रहा हूँ खुद, तो है ना, लेकिन मेरे बताने से नहीं, खुद ही अपना दिमाग लगाओ। हाँ अच्छा, ये क्या, ऐसा भी लगाना चाहिए, क्योंकि मैं बताता जाऊंगा तो मैं समझ में आता जाएगा, बट तुमने लगाने की प्रैक्टिस नहीं की ना दिमाग, तो तुम भूल जाओगे, है ना? तो जैसे एग्जाम यस सर। क्लास के बाद खुद करते हो क्या ऑर्डर? हाँ, तो कोई बहुत सारे क्वेश्चन जो बीच बीच में करा रहा हूँ ना, तो उनके आंसर छिपा लिए करो, फिर खुद आंसर निकालो, फिर हाथ हटाओ, फिर चेक करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, फिर कंसेप्ट पढ़ो जो लिखा है जैसे, फिर ऐसे। ठीक है, रिटर्न नहीं मारना। ओके ओके, अब आ जाओ। इसमें इसमें बता दिया था मैंने, बेंजाइल डिहाइड नहीं आया, बता दिया था, बताओ। और फर्स्ट और और फिफ्थ बराबर। सेम है, फिफ्थ बराबर होगा। बराबर है।
और सर विपरीत जो कि बीच दूरी कम है सेकंड थर्ड नहीं सर, सेकंड और फोर्थ बराबर होगा सर। ज्यादा होंगे कि थर्ड से कम होंगे? हाँ सर, सेकंड और फोर्थ नहीं, सेकंड और फोर्थ ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे सर। ज्यादा होंगे ज्यादा सर। ज्यादा। ज्यादा होंगे। Yes, sir. क्योंकि ज्यादा आवेश तो समान विपरीत में ज्यादा विपरीत। दूरी विपरीत होगी। आवेश है सर। यस। Yes, sir. बोलो आगे समझ में। Yes, yes, sir. यस सर। अब आ जाओ इसमें। फर्स्ट फर्स्ट और और फिफ्थ बराबर Yeah. बराबर। अब बताओ Yes, sir. सेकंड थर्ड फोर्थ में। सेकंड थर्ड फोर्थ बराबर सर, सॉरी सेकंड और फोर्थ। सेकंड फोर्थ बराबर है और थर्ड से अभी थर्ड सबसे कम। सबसे कम। ज्यादा है, तो थर्ड सबसे कम पे आ जाएगा फिर। Yes, sir. यस सर। आ गया ना सब कुछ समझ में? यस सर। तो पहले तो ये स्थायित्व का क्रम याद रखना अलग बात और इसको अप्लाई करना अलग, दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, यस वेरी गुड। हाँ, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, वो यहाँ पे नोट कर दी। अनुनाद केवल कहाँ लगता है? मेटा पे थोड़ी लगता है। ऑर्थो पैरा। नहीं सर। अब एक और पॉइंट लिखा है, जितना ऑर्थो पे लगता है उतना ही। ऐसा नहीं है कि ऑर्थो पे ज्यादा लग रहा है पैरा पे कम लग रहा है। तो अनुनाद ऑर्थो पे जितना लगेगा उतना ही। आई इफेक्ट के साथ नहीं होता ना ऐसा, वो तो दूरी बढ़ने के साथ कम होता है। तो कोई ग्रुप है तो वो ऑर्थो पे आई लगाएगा ज्यादा या पैरा दूरी? मेटा पे भी लगता है आई तो सब जगह लगता है, लेकिन आर किस पे लगता है सिर्फ? और तो पर इंडक्टिव है तो सारी पोजीशन पर लिखता है, ऑर्थो पे भी मेटा पे भी पैरा पे। एक और पोजीशन लिख दी मैंने, इप्सो। इप्सो किसको बोलते हैं? जिससे ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन को देखो ग्रुप जुड़ा है। तो इप्सो है। उससे अगले वाला तो ऑर्थो है, उससे अगले वाला मेटा है, उससे अगले वाला, लेकिन जिस पे ग्रुप जुड़ा है उसी पोजीशन को क्या बोलते हैं? इप्सो। ये नया नाम पढ़ा होगा तुम। क्लियर? ठीक है। यस सर। आई प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे लगेगा? इप्सो परी। और तो बेटा और पैरा। समझ आ गया होगा आप, पैरा क्योंकि दूरी है। दूरी। दूरी के अनुसार। अब रेजोनेंस होता है दो प्रकार। रेजोनेंस के आधार पर जितने भी ग्रुप है ना, उनको दो टाइप में रख दिए मैंने, प्लस आर और, जैसे आई थे ना दो प्रकार, वैसे के वैसे। रेजोनेंस को एक और नाम से पढ़ते होंगे आप कई बार, मिजोमेरिक इफेक्ट, मिजोमेरिक प्रभाव। रेजोनेंस ही है वो। ओके, प्लस आर या प्लस एम बोल देते हैं उनको, माइनस आर या माइनस एम ग्रुप। प्लस आर ग्रुप वही है जो मैं अभी आपको बता रहा था, वो ग्रुप जो बेंजीन से जुड़कर बेंजीन के घनत्व को बढ़ा देता है, दाता सम बढ़ा दे। वो ग्रुप जो बेंजीन से जुड़कर बेंजीन के घनत्व को बढ़ा देता है। और मैंने आपको ये बता दी कि याद भी नहीं रखना, आप खुद ही अपना कैसे पहचानते हो ये दाता है कि नहीं। माइनस चार्ज और लॉन पेयर वाले, या फिर कोई डायरेक्ट जुड़े हुए एटम से अटैच एटम, ओरियन एटम जुड़ा हुआ है तो ग्राही होगा। माइनस आर है ना। डायरेक्ट अटैच एटम लेस ईएन है और उससे मोर ईएन एटम जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो उसे क्या बोलूंगा मैं? प्लस। इलेक्ट्रॉन ग्राही है माइनस आर वाला, राइट। यस सर। और डायरेक्ट अटैच एटम पर अगर लॉन पेयर है तो क्या बोलूं उसको? प्लस इलेक्ट्रॉन दाता। इलेक्ट्रॉन दाता प्लस सम। आर। इलेक्ट्रॉन दाता। क्लियर? देखो आप, यस ये सर। प्लस आर में जो भी मैंने ग्रुप लिखे हैं ना, इनको पहचानो आप। क्या कॉमन चीज नजर आ रही है सारों में? सब में सर लॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर भी लगा और मोरियन, तो मोरियन एटम भी तो है ना। समझ नहीं रहे तुम मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ ना तुम, कि लॉन पेयर इसमें नहीं है क्या? ये रहे ना लॉन पेयर, लॉन पेयर इसमें भी है। नहीं डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ऐसे बोलो, डायरेक्ट अटैच एटम पर लॉन पेयर है, यस सर। राइट। लोन पेयर हूँ। यस सर। हाँ जी, लॉन पेयर। देखो आप समझो मेरी बात, मैंने लिखा सी डबल बॉन्ड ओ NH2 और एक लिख दिया मैंने NHC डबल बॉन्ड ओ CS। ऊपर वाले का क्या मानूंगा मैं? प्लस आर। इलेक्ट्रॉन ग्राही।
इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन ग्राही। इस ग्राही। लोन पेयर को देख के मत कंफ्यूज हो जाना। नहीं सर। लोन पेयर क्योंकि कार्बन जुड़ा है कार्बन से, मोरियन ऑक्सीजन। तो एटम ग्राही ऑक्सीजन। माना जाएगा ना ये। नीचे सर। वाला बताओ। इसमें डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये -R हो जाएगा। एन का लोन पेयर चला जाएगा। नहीं एन का लोन पेयर चला जाएगा, क्या कहलाएगा? प्लस आर। प्लस आर। प्लस आर है ना। डायरेक्ट अटैच कार्बन थोड़ी है, कौन है? नाइट्रोजन। नहीं आया? क्या नहीं आया? क्या आया बताओ? यस सर, आ गए। OCOR में क्या है ग्रुप? ये भी सर प्लस आर होगा। कौन से दोनों? और नीचे वाला माइनस आर। प्लस आर, ऊपर नीचे वाला तो वाला +R है। ऊपर वाला प्लस प्लस आर। आर। नीचे वाला -R। ऊपर वाला माइनस, माइनस एम। नीचे वाला माइनस आर। बोलो क्लियर एकदम? बस आसान है। देखो -R में CN -R क्यों है? क्योंकि NC से C बेंजीन से। CHO में भी यही कहानी है ना, सब में लेसियन जुड़ा है डायरेक्ट, उससे मल्टीपल बॉन्ड से मोरियन। NH2 और OH में, इधर देखो NH2 और OH में प्लस आर किसका ज्यादा हो? लेसियन वाला जल्दी से लोन पेयर देता है या मोरियन वाला जल्दी से दे देता है? लेसियन वाला सर। लेसियन वाला। मोरियन वाला तो खींचने की क्षमता रखता है ना, देने की प्रवृत्ति कम होगी ना उसकी। नहीं आया क्या? नाइट्रोजन आसानी से दे देगा या ऑक्सीजन आसानी से दे देगा? या तो मोरियन पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, तो स्टेबल ज्यादा तो देने की प्रवृत्ति कम होगी। ऐसे तो NH2 और OH बताओ प्लस आर किसका ज्यादा? NH2। ऐसा ही एग्जांपल नीचे वाले में भी यही देख रहे हो आप। क्या देख रहे हो? N दे रहा है, दूसरे में O दे रहा है। उससे नीचे वाले में देखो दोनों का प्लस आर है, लेकिन फर्स्ट वाले का ज्यादा क्यों है इन दोनों में? इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है सेकंड। फर्स्ट वाले में तो नाइट्रोजन दे ही रहा है, और सेकंड वाले में नाइट्रोजन की दाता प्रवृत्ति को CO ग्रुप कम कर रहा है, क्योंकि वो अपनी तरफ भी खींच रहा है कि इधर आ जा भाई। लोन यहाँ भी तो रेजोनेंस मिल रहा है, तो रेजोनेंस के कारण CO ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, CO कैसा है? इलेक्ट्रॉन ग्राही। लेकिन ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन दाता है कि नहीं? तो ये ग्राही NH की दाता प्रवृत्ति को कम करेगा, इसलिए फर्स्ट वाला प्लस आर ज्यादा है। सेम कंसेप्ट नीचे लग रहा है। हाँ जी, गॉट इट? एक स्पेशल पॉइंट, ये तीनों ग्रुप है ना, ये प्लस आर चाहते हैं और डिपेंड अपॉन। पहला वाला देखो प्लस आर क्यों दर्शा रहा है, समझ में आ गया होगा आपको क्या? लोन पेयर। माइनस आर क्यों समझ में आ रहा है, वो भी आ रहा होगा। है कि नहीं? देख लो पहले वाले केस में अगर नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो प्लस आर है, अगर ऑक्सीजन खींच रहा है तो माइनस आर। अब बेंजीन से ये ग्रुप जुड़ेगा ना डबल बॉन्ड, दोनों भी शो कर देगा। ये बेंजीन का घनत्व CH2 की इस डबल बॉन्ड की तरफ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड बेंजीन की तरफ भी जा सकता है। तीसरा तो बेंजीन ही जुड़ा है, बेंजीन तो प्लस और माइनस आर दोनों शो करता है। सर ऐसे तो न्यूट्रल डिपेंड करता है कि ग्रुप कौन सा जुड़ा है। अगर बेंजीन से कोई दाता जुड़ा है तो बेंजीन ग्राही बन जाएगा, बेंजीन से कोई ग्राही जुड़ रहा है तो बेंजीन दाता बन जाएगा। नहीं आ रहा? दाता देगा तो बेंजीन लेगा, ग्राही खींचेगा तो बेंजीन देगा, तो बेंजीन देगा। बिल्कुल। तो बेंजीन का कौन सा प्रभाव? प्लस आर भी और डिपेंड अपॉन कंडीशन। दूसरा स्पेशल पॉइंट है कि चारों ग्रुप है ना। हाँ जी सर, ये ऊपर वाला सर न्यूट्रल नहीं रह सकता कि सर नाइट्रोजन दे और ऑक्सीजन वहां से खींच ले, तो सर कुछ भी नहीं होगा। एक बार में तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा ना रेजोनेंस, या तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा या ऑक्सीजन खींचेगा, है ना? क्वेश्चन ये था कि ये न्यूट्रल नहीं हो सकता क्या, कि नाइट्रोजन दे और ऑक्सीजन खींच ले। यस सर। एक बार में डायरेक्शन तो एक ही लगेगा,
या तो ये ब्लू वाला एरो ही लगेगा या ब्लैक वाला ही लगेगा, ओके सर। है ना, इसलिए। हाँ जी, इन चारों ग्रुप में देखो डायरेक्ट अटैच एटम पर क्या है, पॉजिटिव। ये चारों ग्रुप ना तो प्लस आर शो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, देखना जरा। मान लीजिए ये NH2 प्लस है, NH2 पर कौन सा चार्ज है, प्लस, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, खींच लेगा। जैसे ही मैंने डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट किया ना, पता है आपको नाइट्रोजन की संयुक्ता देखो कितनी हो गई, इसमें 5 हो गई, जो शो ही नहीं कर सकता। कभी शो करता है नाइट्रोजन में, तो ऐसा हो ही नहीं वही सकता। सर। इसलिए NH2 प्लस का सिर्फ I लगेगा, R नहीं लगेगा। बोलो आया क्या, अतिशय युग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है सबको, हाँ जी, ओके। यस सर। स्थायी प्रभाव, परमानेंट इफेक्ट। ठीक है। देखो इसके दो दो तो नाम, तीन नाम है। अतिशयुग्मन तो है ही, एक और नाम क्या लिखा है, नाथन बेकर इफेक्ट, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे ही जिसने दिया। तीसरा नाम है बंध रहित। अभी बताता हूँ ये नाम कैसे पड़ा, बंध रहित। सबसे पहला तो ये स्थायी प्रभाव है, ये कौन सा प्रभाव है, दूसरा। इसमें क्या होता है, सिग्मा तथा पाई इलेक्ट्रॉन्स का परमानेंट विस्थानीकरण। यस, पूर्ण विस्थापन। अब मैं आपको तीन तरह के कंपाउंड में बताऊंगा अतिशय गुण, कारबन आयन में, मूलक में और एल। तो अतिशय गुण तीनों में देखने को मिलता है, कारबन आयन में, मुक्त मूलक में और एल्कीन। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कारबन आयन। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या है संकरण, sp2। sp2। sp2 में एक रिक्त असंकृत पी कक्षक दिखा दिया, ये sp2 तो है ही ना, एक रिक्त कक्षक दिख रहा है पी, ठीक है, इसका स्टक पूरा। तो इसकी प्रवृत्ति क्या है, ग्राही हो गई, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके बगल में sp3 कार्बन दिख रहा होगा, उसको अल्फा कार्बन बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, sp2 से डायरेक्ट जुड़ा sp3, है ना, ये अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे ही कार्बन sp2 कार्बन sp3 कार्बन से इलेक्ट्रॉन घनत्व अपनी तरफ खींचेगा, तो पता है क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ही खींचेगा तो CH बंध के अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे शिफ्ट हो गए। ऐसा शिफ्ट होने से यहां क्या आ गया, डबल आ गया, और ये CH बंध जो था ना ऊपर का वो टूट गया। H पे कौन सा चार्ज आ गया, क्यों आया, क्योंकि शेयर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन गए, H के पास तो कुछ छोड़ के ही नहीं गए, वो दोनों ही शिफ्ट हो गए आगे, आ गए ना, ठीक है। तो ये अतिसंयुग्मी संरचना बन गई दूसरी, क्या बन गई, अतिसंयुग्मी जो संरचना बनी है ना नेक्स्ट वाली, उसमें देखो जो H है ना, H बिना कोई बॉन्ड बनाए उसके साथ में उपस्थित है ना, बिना कोई बॉन्ड बनाए, इसलिए उसको बोलते हैं बंध रहित अनुनाद। अतिसंयुग्मित संरचनाओं में H या परमाणु बिना बंध बनाए अतिसंयुग्मित संरचना में उपस्थित होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बंध रहित अनुनाद, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर, अतिसंयुग्मन को अनुनाद का एक विशिष्ट प्रकार माना जाता है, ठीक है। अब कितने अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा कार्बन है, एक, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो तीनों में से 1 बाय 1 तीनों रिप्लेस हो सकते हैं, एक बार में तो एक ही होगा हालांकि, या तो ऊपर वाला
पुराना जाएगा इधर, वापस पाई इलेक्ट्रॉन जैसे इधर जाएंगे वापस जुड़ जाएगा, पुरानी बन जाएगी। ये भी रिवर्सिबल चलती है रेजोनेंस की तरह। ओके ठीक है, तो ये H प्लस कहां जाएगा? तुम सोच रहे हो सर ये H प्लस बिना कोई बंध बनाए कैसे रह सकता है, तो निकल जाएगा ना, दूर निकल जाएगा। अरे दूर निकलने की सोचेगा उतने में तो दोबारा पुरानी बन जाएगी, जैसे ही बाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए दोबारा जुड़ गया, ऐसा चलता रहेगा रिवर्सिबल रिवर्सिबल। ये वाला भी H रिप्लेस हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक बार में तो एक ही होगा। कितने अल्फा H है? 3 अतिसयुग्मी संरचना बनेगी इसकी। तो किसी भी यौगिक में कितनी अतिसयुग्मी संरचना बनती है? जितने नंबर आओ, अल्फा और जितनी अतिसयुग्मी संरचना बनेगी यौगिक का स्थायित्व भी उतना अधिक हो अच्छा। जाएगा। इज दैट क्लियर? गुड। सर आगे जो आगे। दो यस सर। हाँ जी यस, जो दो स्ट्रक्चर और बनती है वो सेकंड की तरह ही तो बनेगी ना सर फिर? बिल्कुल सेकंड की तरह ही बनेगी, यस सर। बिल्कुल सेकंड की तरह ही बनेगी। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर दूसरा H रिप्लेस हो जाएगा तब भी ऐसी बनेगी, तो उसको अलग क्यों काउंट कर ली? ये भी क्वेश्चन है। अरे बेंजीन की कितनी अनुनादी संरचना होती है? 2। जो दूसरी होती है वो भी तो ऐसी ही होती है ना, अलग क्यों काउंट कर ली? सिमिलर होती है, सेम नहीं होती। दोनों में अंतर है, सिमिलर और सेम में अंतर है। सिमिलर यानी एक जैसी, सेम का मतलब वही। वैसी जैसी। दोनों क्या ही है? एक जैसी या एक ही है? एक एक जैसी। एक जैसी। तो कुछ अनुनादी संरचना तो सिमिलर ही होती है ऑलमोस्ट, और क्या होता है, राइट? ओके तो बंध रहित अनुनाद नाम का मतलब समझ आया? ओके अब हम पढ़ने वाले हैं मुक्त। देखो मुक्त अभी पहले कौन सा चार्ज था? पॉजिटिवली चार्ज। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एक की कमी, उसके पास दो की कमी थी, तो दो की कमी थी तो दो नो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। यहाँ अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही शिफ्ट हो रहा है। देखो तो कौन सा एरो लग रहा है? प्रेशर हुक एरो। याद आ गया? एक ही शिफ्ट हो रहा है, डबल आ गया ना। अब वहां H प्लस था, यहाँ H कौन है? रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, ये H रेडिकल है। आया? और फिर ये दोबारा पुरानी स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। देखो एरो लगा दिया ना दोबारा, लास्ट दोबारा पुरानी में बदल गया। वही कहानी है बिल्कुल मुक्त मूलक जो कार्बोकेटाइन थी, लेकिन कार्बोकेटाइन में दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहे थे अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के। अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के दोनों सिग्मा शिफ्ट हो रहे थे, यहां पर सिर्फ क्योंकि एक की कमी है, राइट? बिल्कुल। वहां रिक्त पी कक्षकता, यहाँ अर्धपूरित है, एक इलेक्ट्रॉन है ना उसमें सॉरी अब बताने वाला हूं मैं तुम्हें। ये भी ये sp2 कार्बन है ना है, और ये कैसा है? मोरियन कौन सा होता है? sp2 sp2 s प्रतिशत लक्षण, राइट? तो sp2 खींचेगा, sp2 खींचेगा sp3 से, और sp3 कार्बन वापस अल्फा कार्बन है ये sp3, ये वापस अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देगा। और ये जैसे ही आगे शिफ्ट करेगा वो डबल बॉन्ड और आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ना इसमें, कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे? पाई गए आगे की तरफ और ये सिग्मा और आगे गए। तो इसमें सिग्मा भी पूर्ण स्थानांतरित हो रहे हैं और पाई भी, सिग्मा भी तो हो रहे हैं और पाई भी हो रहे हैं। इसमें हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, राइट? और उसमें भी तो यही हो रहा था, किसमें? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बोलो आया क्या? हाँ जी बच्चों। वाले को भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण बोलेंगे, किसको? तब भी। हाँ और क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही तो गए हैं फ्री रेडिकल में, दो नहीं गए तो क्या हुआ? एक तो गया है ना, गया तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही है ना, राइट? ऐसे। हाँ जी, एल्कीन में देखो सिग्मा और पाई, सिग्मा बंद एंड पाई बंद किसमें है?
अतिसंयुग्मी संरचना में है ना का संयुग्मन, यही आ रहा है ना इसमें संयुग्मन, सिग्मा बंध और पाई बंध संयुग्मी स्थिति पर है। हाँ, तो जैसे ही H और अल्फा कार्बन है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट का है, वो डबल आगे और शिफ्ट हो गया, उस पे नेगेटिव आ गया, फिर वो नेगेटिव वापस आगे शिफ्ट होएगा तो वो डबल पीछे आ जाएगा और वापस H+ यहाँ जुड़ जाएगा। फिर क्लियर, पानी बन जाएगी। तो एल्कीन में भी कितनी अतिसंयुग्मी संरचना बनेगी, जितने अल्फा हाइड्रोजन है। तीनों में अतिसंयुग्मी संरचनाओं की संख्या पूछनी है, तो जितने अल्फा H है टोटल कितनी बनेगी, अल्फा H + 1, एक वो नेम थी ना ओरिजिनल जिससे बना रहे वो, ये ठीक है। अगर मैं बोलूं अतिसंयुग्मन के दौरान बनने वाली संरचनाएं अतिसंयुग्मी, तो अल्फा H के बराबर और टोटल +1, वो जो मेन जो लिख रहे हैं अपन शुरू में। वापस बताना सर, आपने H+1 वाली क्या बताई थी बात? अतिसंयुग्मन के दौरान कितनी संयुग्मी संरचना बनती है, जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है। खत्म। अभी आपने H+1 और बताया था ना। रुको तो सही, इतना क्लियर? सर ओके, तो और ये वाली स्ट्रक्चर को भी काउंट कर लें तो कितनी हो जाएगी, एक और? यस सर। ये है ना अतिसंयुग्मी संरचना, तो ये थोड़ी है। यस सर। तो टोटल कितनी हो जाएगी, जितने अल्फा H है +1, ऊपर वाले में भी सर ऐसे ही होगा, सब में, तीनों में। ओके सर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, तुम तो ये याद रखो बस अभी तो, ठीक है ना? क्या कुल अल्फा हाइड्रोजन और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितने ज्यादा, स्टेबिलिटी कंपाउंड कितनी ज्यादा। हाइपर कॉन्जुगेशन के अनुप्रयोग, ये इंपोर्टेंट है। कार्ब कैटायन और मुक्त मूलक और एल्कीन का स्थायित्व देखना है, तो क्या काउंट कर लो, अल्फा लो, खत्म का नहीं, क्या काउंट कर लो सर, अल्फा हाइड्रोजन कर ले काउंट, बताओ कितने अल्फा H नजर आ रहे हैं आपको फर्स्ट वाले में? एक भी नहीं, तीन H नहीं दिख रहे, अल्फा H कुछ है ना लिखना, तो अल्फा H यहाँ पर कितने हैं, 0। इसमें अल्फा H 2, इस वाले में 6, इस वाले में 9। सबसे ज्यादा स्थायित्व बढ़ता जा रहा है ना ये। यस सर। अल्फा H देखना आता है ना आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है अल्फा H देखने में? नो सर। बताओ फर्स्ट वाले में अल्फा H से पहले अल्फा कार्बन देख लेना, है ना, नहीं डायरेक्ट। हाँ जी बताओ, 6। पहली वाली में कितने, पहले वाले में अल्फा कार्बन कितने? 3 कार्बन है। 3 है। ये नहीं है क्या अल्फा, ये भी तो sp3 है। अल्फा नहीं सर, sp3 तो है। सर, डायरेक्ट अटैच है। sp2 से नहीं जुड़ा ना, सीधा जुड़ना चाहिए ना। कितने अल्फा H 6। पहले वाले में? 9 सर। 6 हाइड्रोजन भी गलत। अच्छा चलो मैं इसको मैं ऐसे बना दूं इसको डिटेल में, तुम्हें शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे 6 होंगे। हाँ 6 हाँ। सो गिन लेने दे अच्छे से, गिन ले दो एक बार अच्छे, है ना? देखो 3 ये रहे, 3 ये रहे और 3 ये हो गए ना 9। अच्छा कौन से काउंट करने हैं आपको? अल्फा 1 से 3 जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, क्योंकि उससे एक और मिथाइल है ना, है कि नहीं? वो कॉर्नर का कार्बन होता ना अल्फा, तब उस पे 3 जुड़ते, है ना? नहीं आया समझ, आ गया, गुड। अब बताओ, वेरी गुड। इस पे कितने जुड़े? 7। 7। इस पे 7 2, इस पे 2। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, इसमें ऐसे अल्फा लगा के, इस पे कितने? बच्चे कह रहे थे 7। इस पे कितने? 7। इस पे कितने? 7। तो 21 लिख दूं मैं, टोटल 7। सर टोटल 7। अच्छा टोटल, यस सर। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? अच्छा 7 7 इंटू 3 थोड़ी करना,
नो नेक्स्ट वाले में तो 9 3 9 काउंट कर लिए? गुड, शाबाश। तो सबसे ज्यादा सही कौन सा हुआ? लास्ट वाला लास्ट वाला हो गया ना? ठीक है। मुक्त मूलक का स्थायित्व भी ऐसे ही देखोगे। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना लास्ट वाले में जरा। 9 सर 9 लेकिन लास्ट वाले में 3 और 3 6 और एक बीच का 7। 6 अच्छा बीच का सही है ना? गुड। सेकंड में 5 दिख रहे हैं ना? एच एच तो 5 दिख रहे हैं ना? मैं अल्फा एच थोड़ी पूछ रहा हूं। अल्फा एच कितने सेकंड में? 3। फर्स्ट में भी 3 है? नो सर 0। अल्फा कार्बन ही नहीं, हाइड्रोजन कहां से होगा? ठीक है, काउंट करना आ गया सबको? बिल्कुल। यस तो सर कार्ब कैटायन मुक्त मूलक और हाइपर कॉन्जुगेशन जिंदाबाद। ठीक है, ओके। काउंट कर लिए कि सबने? चलो मुक्त मूलक में भी काउंट कर लो आप। पहले वाले में, दूसरे में 8, तीसरे में 9। नीचे दिख रहे हैं ना सबको आंसर? ठीक है, ठीक है, ओके। एल्कीन के स्थायित्व का क्रम क्या काउंट करने? अल्फा एच। हाइड्रोजन अगर 2 एल्कीन में अल्फा एच सेम है तो असम्मित एल्कीन ज्यादा स्थायी होगी बजाय किससे? सम्मित। से अब आपको ये देखना पड़ेगा असम्मित क्या होती है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H और H। ऊपर वाले में कितने अल्फा कार्बन है? 2 2। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 नीचे वाले में कितने अल्फा कार्बन? 2। और अल्फा हाइड्रोजन 6 अरे ये नहीं दिखे। हाँ सर 6 सम्मित कौन सी दिख रही है तुम्हें? दिख गई होगी आराम। ऊपर वाली ऊपर वाली कैसे देख रहे हो आप सम्मित? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ग्रुप सेम डबल बॉन्ड को ऐसे लंबवत काट दो, यूं बराबर सी समान भाग आ रहे हैं तो सम्मित है, नहीं आ रहे तो असम्मित है। इसको भी काट दो लंबवत। कौन नहीं सी आ ज्यादा रही स्थायी? ऊपर वाली नीचे वाली? नीचे वाली नीचे वाली असम्मित ज्यादा सम्मित। ठीक है, और सम्मित ये दोनों ही। तो सम्मित में भी देखें ट्रांस ट्रांस ज्यादा स्थायी सिस से। कौन सी ज्यादा? आ गया क्या? गुड, क्लियर सब? एक एग्जांपल, अल्फा हाइड्रोजन देखना, काउंट कर लो सब में। पहले वाले में कितने? 12। 12 मिल गए। दूसरे में? 6 दूसरे में 9 9। तीसरे में? चौथे में 6 पांचवे में 6 काउंट मत करो, नीचे लिख कैसे क्या? ठीक है, और लास्ट वाले में 3 दिख रहे हैं। यस ठीक है, अब मैंने ये 6 वाले 3 दिख रहे होंगे। पहला वाला 6 वाला असम्मित है, देख गया? अभी जो बनाया वही है। कैसे देखोगे? ऐसे। और ये दोनों सम्मित है, फिश भी सम्मित और मिथाइल एच हो गए ना सम्मित। वो सम्मित मत देखना, वो सम्मित तल, सम्मित तक, सम्मित केंद्र, वैसे मत देखना, नॉर्मल तरीके से। ठीक है, ये दोनों यही तो है, ये दोनों ही ये है, ये और ये दोनों ही यही है ना? अब वो तो त्रिविम विन्यास अलग अलग। आगे लास्ट वाले में कितने अल्फा एच है? ये लिख नहीं पाया मैं नीचे। 0 0। ठीक है, ओके, ऐसे देखते हैं। कुछ गलती हो गई सर ये। हाँ हाँ, यस यस। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सामने मिटा अरे ट्रांस में को ज्यादा प्रायिकता देते हैं ना। हाँ जी,
आपने सिस के लिए लगा है कहाँ लिख रखा है? ये। हाँ ध्यान से था। हाँ सर, यहीं पे ये सम्मित है ना। कौन सा? सर ये सिस वाला और ट्रांस वाला। हाँ जो, सिस को ज्यादा प्रायिकता थोड़ा ना देते हैं, ट्रांस को देते हैं ना। हाँ तो मैंने ट्रांस को ही तो दिया है। एक बार सर नीचे करना। उल्टा समझ लिया सर, मतलब ये सर सही। सही है ना? बता दी कर, ऐसे कहीं गलती तो नहीं है? हाँ ठीक है, ओके। आगे हाँ। समझ में? सही है ना? यस सर। ठीक है, ओके। हाँ जी, ओ नो। बताओ तीनों में स्थायित्व का क्रम। सबसे पहले क्या काउंट करने वाले हो? अल्फा हाइड्रोजन। उससे पहले भी एक चीज काउंट कर लेना, अल्फा कार्बन। कहीं सीधे ही चले अल्फा एच और लिया समेट के सबको। ठीक है, तो पहले वाले में काउंट कर लो पहले अल्फा एच, अल्फा कार्बन पहले। 1 2 और सबसे 3 3। अच्छा, नहीं सर, कितने? 10। बस उसी आए ना? यस सर, ठीक 10। है, 10 है ना? दूसरे वाले में बताओ। इसमें भी 10। इसमें भी 10 है क्या? क्या बात कर रहे हो? नहीं, 9। 9 हाँ। मतलब 2 में 10 है, तीसरे में 10 होते हैं, ऐसा कोई? मैं नो आई नो। अल्फा कार्बन कितने पहले ही बताओ। 1 2 3 4, मेरे को तो 4 दिख रहे हैं। यस। हाँ तो sp3 है, sp2 जुड़ा है सीधा। हाँ बोलो। दूसरे जुड़ा होता है इसके। हाँ, ये दोनों sp2 है ना? हाँ। और इनसे जुड़े जो भी sp3 वो अल्फा है डायरेक्ट। नो। यस सर, नो। अरे ये अल्फा क्यों हुआ? क्योंकि sp2 से सीधा जुड़ा है। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? sp2 से सीधा जुड़ा sp3 अल्फा होता है, बस तो वही मैंने बोला। अब बताओ। नो। हम्म 9 9 है सर। नो। ये तो है। अच्छा, इससे 2 जोड़ दिए होंगे तुमने, नोबेल प्राइज मिलेगा। अब तो 5 कर दी ना कार्बन की वैलेंसी, जो संभव ही नहीं। हाइड्रोजन तो कार्बन कौन से 10 है? तो तू ऐसे समझा रहा है अल्फा हाइड्रोजन, जैसे इसने कार्बन काउंट कर लिया 10, है ना? तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं पहले थर्ड वाले में? 9 इससे 3, इससे 3, इससे 2 और इससे 1। 3 वैलेंसी तो साफ साफ दिख रही है, तो एक ही छुपे होगा ना हाइड्रोजन, तो 9 हो जाएंगे। यस सर। तो सबसे कम स्थायी तो थर्ड आ गया भैया, ये तो मैं बता देता हूँ आपको, ये तो हमको ही पता था। फर्स्ट सेकंड में बता दो। सेकंड होना चाहिए। फर्स्ट हो गए, सेकंड होगा, बताओ। नीचे कर सर सेकंड होगा सर। लॉटरी नहीं, कंसेप्ट लगाना है। ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? सेकंड ज्यादा होगा। हाँ हाँ, फर्स्ट और सेकंड में सेकंड ज्यादा स्थायी है, तो सेकंड तीनों में सबसे ज्यादा हो गया ना फिर। अच्छा, कैसे देखा तुमने? अच्छा वो तो ठीक है, पर क्या मतलब कैसे लगाया प्लेन बीच में से? तो मैंने ये बोला था जैसे डबल बॉन्ड है ना, तो ये लंबवत कट कर दो, ये बोला था मैंने। हाँ ठीक है, तो डबल बॉन्ड को क्या कैसे कट करना है? फर्स्ट वाला ज्यादा। अब बताओ, कौन आया सम्मित? कौन आया सेकंड? ऐसा देखना पड़ता है, कोई लॉटरी सिस्टम थोड़ी है। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा सम्मित आया?
सेकंड। तो सर कैसे ब्रेक करना है लमन? सर आपने भी ऐसे ही काटा था प्लेन, तो मैंने भी ऐसे ही काट दिया है। अरे जैसा डबल है, पहले डबल ऐसे था, ठीक है ना? ओके, अब मैं बताने वाला हूं आपको टोलुइन में सॉरी आप ये बताओ, अभी अपन ने अतिगमन की कंडीशन पढ़ी थी ना, 3, किस किस में पढ़ा? कार्बन आयन में, फ्री रेडिकल में और कार्बन, एल्किन। वो एल्कीन में। कौन से में है, कौन सा केस नजर आ रहा है इसमें? देखना, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर देख के बताओ, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर देख के बताओ, फर्स्ट वाले टोलुइन यही है ना फर्स्ट? रेडी सर। चार। लाइन लग रहा है। पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ ये टोलुइन के स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको गोले में लिखा है, दिख रही है ना सबको? हाँ सर, अब ये कौन सा कंडीशन नजर आ रहा है? कैटाइन वाली कौन सर, सा? कार्ब कैटाइन। मेरे समझ में नहीं आ रही, पहली स्पीसीज में कहीं कैटायन पॉजिटिव दिख रहा है तुम्हें? नहीं नहीं सर, नहीं सर। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं एल्किन। डबल बॉन्ड दिख रहा है हाँ सर, कि वो भी नहीं दिख रहा? हाँ। दिख दिख रहा है, 3-3, ठीक है। तो अब ये एल्कीन वाली कंडीशन है, कौन सी है? एल्कीन वाली एल्कीन। है कि नहीं? एल्कीन वाली बताओ। हाँ जी, एल्कीन वाली हो। अब एल्कीन में क्या कर रहे थे अपन? अल्फा कार्बन है ऊपर वाला, मिथाइल वाला कार्बन, तो अल्फा कार्बन के सिग्मा आगे गए और डबल बॉन्ड के आगे। ये एल्कीन वाली कंडीशन है, देखो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो ये यही तो है, हाँ सर, ये बेंजीन का मान लो sp2, वैसे ही जाएगा ना अंदर, आया कि नहीं आया? यस सर। गुड। अब जैसे ही कार्बन, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा आगे गए, डबल के और आगे गए, तो रिंग में कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब वो नेगेटिव रेजोनेंस वाला पार्ट बन गया, रेजोनेंस की तरह विस्थानीकृत होने लग जाएगा और वापस पुरानी स्ट्रक्चर में आ जाएगा, फिर लास्ट में जाके वापस पॉजिटिव जो H जुड़ जाएगा लास्ट में आके। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? यस सर। अति संयुग्मन ने तो बढ़ा है कम हुआ है, देखना टोलुइन में बड़ा हुआ। बढ़ गया, कैसे पता चला? नेगेटिव कहाँ पे? सारे पे बढ़ गया है, ऑर्थो पैरा पे, यानी अति संयुग्मन भी ऑर्थो और पैरा पर ही लगता है, राइट? यस सर। ठीक है, जितने अल्फा H होंगे उतना इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा देगा, अल्फा H होंगे, अल्फा कार्बन और H के ही जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो जितने अल्फा H होंगे उतने इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा बढ़ाएगा ये बेंजीन का, है ना? क्लियर? एक मिथाइल जोड़ा, अब इथाइल जोड़ देता तो 5 हो थोड़ा जाते कम सर। रहता। एक आवाज आई 5 है, उसमें तो ज्यादा होगा, ऐसा? एक बात बताओ, अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 5 है या 2 है? ये भी पता रखना है। अब बताओ, कम हो जाएगा। तो यही तो बोला। आइसोप्रोपाइल में तो और भी कम है, राइट? यस सर। बताओ। यस सर। सर जो ऊपर रूल पड़ा था कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी स्ट्रक्चर्स बनती है, सर यहाँ पे हाँ तो बिल्कुल सही है। सर यहाँ पे तो हाँ ब्रेक सफाई हाँ, से वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, शाबाश, नो गुड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बात कर रहे हो। नहीं, हाँ, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सुनाइए डायलॉग। हाँ सर, नहीं मजाक नहीं उड़ा सुना? नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा ना मैं। अरे नहीं, वो भूल गए तुम? मूवी देखी तनु विट्स वन? सर नहीं देखी। हाँ सर। नहीं देखी? क्या करते हो, मूवी नहीं देखी? देखो, देखी होगी ना? तो वो सेकंड पार्ट था, है ना? तो वो माधवन का फ्रेंड है ना, वो तो वो उसके एक कॉलेज में चल जाता है, तो उसका फ्रेंड है ना, वो क्यों, कौन है? उसको छोड़ देता हूँ वहीं, वो डॉक्टर्स की वो चलती रहती है, उसको ये डॉक्टर साहब बना देता है, उसका एनवलप उसको दे देता है, नहीं पता?
चलो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, छोड़ो, केमिस्ट्री थोड़ी मैं समझा दूं कैसे। चलो, है ना। अब इधर देखो, हाँ एक क्वेश्चन ही आया था अच्छा सा कि अति संयुग्मन के दौरान बनने वाली अनुनादी संरचना में मैंने क्या बताई थी, नंबर ऑफ अल्फा एच के बराबर। ये तो ब्रेक हो गया रूल, 5-5 बन गई। सर कहाँ है, फर्स्ट और फिफ्थ तो सेम ही है ना वो मूल संरचना। तो 4 बन गई। नहीं, चार तो 3 बन- तो होनी चाहिए ना। नहीं बनी है ना। अच्छा अलग सुनो, अलग हुई ये ना। वापस तुम गलती कर रहे हो। फर्स्ट और फिफ्थ सेम कैसे हो गई? फर्स्ट और फिफ्थ सिमिलर है, सेम नहीं सिमिलर है। देखो, अरे ये बेंजीन की दो ही तो है, हाँ ऐसे तुम बेंजीन की एक ही अनुनादी संरचना ऐसे बोलोगे। सेम नहीं है। सेम नहीं है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। देखो इधर, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, हाँ मेरी सुनो। तो दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये अति संयुग्मी संरचना नहीं है, अनुनादी संरचना है। ये अनुनाद है क्या, ये अति संयुग्मन है? ये वाला देखना जरा, अनुनाद। अनुनाद। क्या ये? अनुनाद। अनुनाद, अनुनाद है ये। अति संयुग्मन तो एक ये बनी और एक ये शिफ्ट होता तो बनती, एक ये शिफ्ट होता तो बनती। क्लियर? हाँ सर। ठीक है ना, ओके सर। आगे समझ में? यस ये सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है, इसलिए तो बोला था मैंने, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, आगे समझ में? क्योंकि ये चीज है ना, हर जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, पता नहीं चल पाएगा, तुम कंफ्यूज होते रहोगे, लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है ना। तो टोलुइन में अगर मैं पूछा अति संयुग्मी संरचना कितनी है, तो 3। ओके, टोलुइन की अब ये अनुनादी संरचना है, पहली अति संयुग्मन हुआ पहला वाला में, फिर वो अनुनादी चलने लगी। ऐसा दूसरा एच भी निकल सकता था, तीसरा भी, तो अति संयुग्मी 3 ही बनती। आगे समझ में? गुड। यस सर। और अति संयुग्मन से यहां अनुनाद स्टार्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? गुड। अब ये बताओ, 3 स्पीसीज दिख रही है मुझे, मुझे तो दिख रही है, तुम्हें दिख रही है? नीचे 3, यस सर। अल्फा एच पहले में कितने? 3। दूसरे में 5 और तीसरे में 6 और 7। नहीं सर, 2 और ऐसे 1। दो। अच्छा 3 और 2 एक। 1 ऐसा, ठीक है, 3 2 1, ठीक है। 036। अरे इसमें एक ही अल्फा कार्बन है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब हाइड्रोजन काउंट करो ना। 0 है फर्स्ट। अरे 0 कहां से है? sp3 कार्बन है वो ऊपर का, हाँ सर। हाँ ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। sp3 जो sp2 से सीधा जुड़ा है वही होता है ना अल्फा, बस। ठीक है। किस बेंजीन रिंग में ज्यादा है इलेक्ट्रॉन घनत्व इन तीनों में सबसे ज्यादा? फर्स्ट वाली में। फर्स्ट वाले में, क्योंकि अल्फा एच ज्यादा है, यस अल्फा एच तो अति संयुग्मन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा देगा पहला वाले में, दूसरे वाले में उससे कम, तीसरे में तीसरे उससे। वाले में सबसे कम। AR ESR के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील, बस। AR ESR का मतलब समझ आ गया ना? अरे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, राइट? यस सर। तो फर्स्ट तो किस बेंजीन रिंग में अटैक करेगा जिसमें घनत्व ज्यादा हो? किस बेंजीन रिंग में अटैक करेगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में सबसे ज्यादा? फर्स्ट दूसरे वाले में से कम, तीसरे में सबसे कम। ने अति संयुग्मन नहीं लगाया और आई प्रभाव लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा आंसर, पता है? प्लस आई ज्यादा है थर्ड वाले का, यस सर। सेकंड का उससे कम, फर्स्ट का सबसे कम होता है प्लस आई, लेकिन प्लस आई से ज्यादा अति संयुग्मन होता है प्रभावी। अति संयुग्मन आते ही प्लस आई खत्म, खत्म का मतलब प्लस आई सोचना ही बंद कर दो, सिर्फ क्या देखोगे? क्योंकि वो प्रभावी डोमिनेंट है, और अति संयुग्मन से भी प्रभावी रेजोनेंस। तो वरीयता का, प्रायिकता का, वरीयता का क्रम क्या होगा सबसे ज्यादा? रेजोनेंस। रेजोनेंस। हाई कॉन्जुगेशन। सब समझ में क्लियर अच्छी तरह से? यस जी बच्चों, यस सर। यस सर। ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन के लिए क्रियाशीलता का क्रम किसका ज्यादा होगा सबसे ज्यादा, यह क्रम क्या होगा? ठीक है, तो यही क्रम हो जाएगा डिक्रीजिंग
किससे काउंट करा आपने? अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन से। कॉन्जुगेशन सही। ओके, अब ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन में प्रतिपत अतिसयुग्मन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन सा? आप देख रहे हो टोलुइन में अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ जा रहे हैं, राइट? बट मैं टोलुइन में तीनों H की जगह क्या जोड़ देता हूं? यदि 3 फ्लोरीन। उल्टा हो जाएगा काम, पता है Cl की N ज्यादा है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर Cl की तरफ हो जाएगा, बंद टूट जाएगा, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब वो कार्बन वलय से खींचने में लग रहा है, तो वलय में क्या ला रहा है? वो पॉजिटिव ला रहा है, घनत्व को कम कर रहा है। ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वाला केस है, ये एक्सेप्शनल केस समझ लो, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसका कारण समझ में आ ही गया होगा, मोरियन एटम है Cl, तो इसको क्या बोला? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो CCl3 ने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम किया, कारण क्या बोलोगे? रिवर्स या प्रतीप अतिसयुग्मन। ओके, और स्थायित्व का क्रम देखना है तो वही तरीका है जो अभी अनुनाद वाली स्थायित्व का, क्योंकि अतिसयुग्मन भी एक विशिष्ट प्रकार का अनुनाद ही होता है। बोलो क्लियर है सबको? पहला पॉइंट यही लिखा है मैंने। वरीयता का क्रम अभी बोला था क्या? थर्ड पॉइंट अभी बोला था क्या? बोला क्या? देखा ही था आपने कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑर्थो और CCl3 कहां ला रहा है प्लस, CH3 कहां ला रहा है माइनस, अतिसयुग्मन और पैरा पर ही लगता है, सेम इंटेंसिटी के साथ, का मतलब समान तीव्रता के साथ। इंडक्टिव इफेक्ट तो सारी पोजीशन पर लगता है, दूरी के साथ घटता है, राइट? बोलो क्लियर? इस संरचना को देख के कुछ समझ आ रहा है क्या? देखो ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप है XYZ, इस ग्रुप का जो भी प्रभाव लग रहा है वो सारा लिख दिया मैंने अलग अलग पोजीशन पर। जैसे प्लस आई भी लग सकता है, माइनस आई, जो भी होगा XYZ, मुझे क्या पता, जी लिखा है मैंने, तो प्लस आई माइनस आई जो भी लगेगा वो स्टो पे भी लगेगा, पैरा पे भी, ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी। और अगर इसका प्लस आई प्लस H माइनस H जो भी होगा वो ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पे लगे। और बोलो क्लियर है सारी कहानी एकदम? यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, कैसा प्रभाव है? अस्थायी। कैसा है ये? बाकी तीनों अभी तक बड़े थे ना वो स्थायी थे, तीनों कैसे थे? वो स्थायी थे। स्थायी क्यों? क्योंकि आपको बताया था मैंने शुरू में, भूल गए होंगे कि उन तीनों में इलेक्ट्रॉन, जैसे रेजोनेंस में पाई अपने आप ही हो रहा था, इलेक्ट्रॉन होता है, अपने आप होता है, उसको कुछ नहीं करता है। उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में, इंडक्टिव इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कहाँ विस्थापन हो जाता है? अधिक विद्युतणी की तरफ। प्रेरणिक प्रभाव यही तो होता है। तो ये तीनों प्रभाव अपने आप होते हैं, कोई और नहीं बोलता, कोई और नहीं करता इंड्यूस, इनको अपने आप होते हैं, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। पहले तीन कैसे प्रक्रम है? स्वतः प्रवर्तित, ये है स्वतः। इसका मतलब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का होता है विस्थापन। क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थापन। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लेकिन किसकी उपस्थिति में? इलेक्ट्रॉन इस नहीं, या अगर ये आएंगे ना अटैक करने तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज बेटा एल्कीन देखो, एल्कीन, एल्कीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन इस नहीं युगात्मक। इधर देखना बेटा ध्यान से, E+ को मैं एल्कीन में जोड़ रहा हूं, है ना? तो मान लीजिए एल्कीन में इलेक्ट्रॉन इस नहीं समूह की उपस्थिति है, में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो गया एक कार्बन की तरफ, ठीक है? पर हेड है, उस पर क्या लगेगा? नेगेटिव। जिस पर टेल है उस पे पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाले पे E+ जुड़ जाएगा जाके, ठीक है? आ गया समझ में? तो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जिस एटम पर हुआ है उसी इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ा है ना, उसको बोलेंगे +E प्रभाव। क्या बोलेंगे? कार्बन यानी एल्डिहाइड और कीटोन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही युगात्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही भी जुड़ता है और नाभिक स्नेही भी।
नाभिक स्नेही युगात्मक में भी नाभिक स्नेही भी जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी, लेकिन पहले कौन जुड़ता है उसके आधार पर है अभिक्रिया का नाम। इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक में कुशाल कौन है? कुशाल। इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक में इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया में पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है, फिर नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही योगात्मक में पहले नाभिक स्नेही जुड़ता है, फिर कार्बोनिल यौगिक की एल्डिहाइड कीटोन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक। तो नाभिक स्नेही देखो कहां जुड़ रहा है, नाभिक स्नेही जुड़ रहा है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन उससे विपरीत एटम की तरफ जा रहा है या उसी तरफ आ रहा है? विपरीत एटम। पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ऑक्सीजन पे जा रहा है और नाभिक स्नेही कार्बन पे जुड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना विस्थापन, तो उसको बोलेंगे माइनस ई प्रभाव। और सेम डायरेक्शन हो रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन जिस एटम पर आ रहे हैं उसी पर अटैकिंग स्पीसीज जुड़ रहा है, प्लस ई, विपरीत माइनस ई, खत्म। बाकी इसका कोई सेंस नहीं है वैसे, है ना, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही है बस इसका कोई मतलब नहीं है ये तो, ठीक है। तो अभी आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में 4 चीजें थी। पहला था इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जिसको 4 कारक प्रभावित करते हैं, वो आपने पढ़ा था, वही था मेन, अब कुछ नहीं है ज्यादा। अब दूसरा है बंध विदलन, 2 तरह से होता है, समांशन और, देखो आप 2 परमाणुओं के मध्य बंध है, बंध विदलन के दौरान दोनों इलेक्ट्रॉन समान रूप से दोनों परमाणु पर वितरित हो जाए तब तो समांशन हो जाएगा। अगर बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक पर ही चले जाए, विषमांश। समांशन से बनते मुक्त मूलक, क्या बनते हैं? विषमांशन से बनते हैं आयनिक स्पीसीज। भाई जिस पर दोनों चल जाएंगे वो नेगेटिव और दूसरे वाले पर पॉजिटिव। आ गया समझ में आपको? गुड। समांशन के दौरान मुक्त मूलक स्पीसीज बनते। समांशन उच्च ताप और सनलाइट में होती है, अपने आप नहीं होती, बट विषमांशन नॉर्मल कंडीशन पर हो जाता है। समांशन के लिए चाहिए मूलक प्रारंभक, क्या चाहिए? रेडिकल इनिशिएटर, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है समांशन, इसकी उपस्थिति में, और उनको बोलते हैं मूलक प्रारंभक जो समांशन को प्रेरित करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टर चाहिए समांशन के, इसके लिए नहीं चाहिए विषमांशन के, ठीक है, खत्म। बंध विदलन, 2 परमाणु की ईएन में अगर अंतर ज्यादा है तो किसको प्रेरित करता है? वो विषमांशन। ज्यादा ईएन वाला तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो वो नेगेटिव साइड बन जाएगा ना। तो ईएन का अंतर अधिक है तो क्या आसानी से होगा? विषमांशन। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मध्यावर्त। मध्यावर्ती देखो मेनली आप ये 3 पढ़ते हैं शायद, कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन और मुक्त मूलक। मैंने 3 और लिख दिए जो भी आपने पढ़े हुए कहीं ना कहीं। कार्बीन नाम सुना होगा, और बेंजाइन, बेंजीन नहीं। अब आ जाते हैं इन तीनों पे 1 बाय। सबसे पहले कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन में देखो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है कार्ब कैटायन होता है ना, वो कार्बन जिस पे कौन सा चार्ज, ठीक है, इसका संकरण sp2 होगा, है ना, क्योंकि 3 सिग्मा हो गए, अष्टक पूरा नहीं है इस पे, 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना संयोजी कोश में, तो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज हो गया है। किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉनोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रो। समझ में आ गया? और ये जो p ऑर्बिटल है ये कैसा है? विकेंड। तो ये है विरिक्त विकर्षण, ठीक है। और ये हमेशा कैसा होता है? कार्ब कैटायन समतलीय। असमतलीय कार्ब धनायन हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। याद आ रहा है कुछ? ये वाला क्या इनॉल में पढ़ा था ना कि ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड या धनावेश नहीं आ सकता, कि ब्रिज हेड पोजीशन होती है असमतलीय, और डबल बॉन्ड आने का मतलब sp2, धनावेश आने का मतलब sp2, और sp2 समतलीय जो पॉसिबली, क्योंकि ये पोजीशन ही कैसी है? असमतलीय।
तो ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं मैं था ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, ध्यान रखना है। ओके, कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम, ठीक है, वरीयता क्रम। सबसे ज्यादा स्थायित्व कार्ब धनायन किसको बोलेंगे? जो एरोमेटिक कार्ब धनायन है। कैसा है? जो वो सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है, सबसे ज्यादा प्रायिकता देते हैं जो धनायन कैसा होता है। फिर दूसरा लिखा है मैंने प्रतिस्थापी युक्त कार्ब धनायन। कौन सा? प्रतिस्थापी युक्त का जिस कार्बन पर धनावेश है उसके निकटतम कार्बन पर निकटतम एटम ऐसा हो जिस पर क्या हो? लोन पेयर। तो पता है उससे क्या होता है? वो लोन पेयर दे के उस कार्ब कैटायन का अष्टक पूरा कर देता है। क्या पूरा कर देता है? अष्टक। अब अष्टक पूरा कर देगा ना तो स्थायित्व तो बहुत ज्यादा होगा। ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा ना इसका तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर सबको? इसके बाद तीसरा है विशिष्ट कार्ब धनायन। अभी बताने वाला हूं क्या होता है, नाम याद रखो। चौथा अनुनाद द्वारा स्थायित्व, पांचवा अतिशय युग्मन, छठा आई प्रभाव, सातवां ईएन विद्युत ऋणता, है ना, लेस ईएन पे पॉजिटिव मोर स्टेबल, लेस ईएन पे पॉजिटिव चार्ज मोर ईएन पे पॉजिटिव लेस स्टेबल। नहीं आया? लेस ईएन एटम पर पॉजिटिव क्या लिखूं? स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, और मोर ईएन एटम पर पॉजिटिव stable. चार्ज। आ गया समझ में? ठीक है। और लास्ट, फिर सेकंड लास्ट है नॉन एरोमेटिक, फिर लास्ट में एंटी एरोमेटिक कार्ब धनायन। तो सबसे कम स्थायी होंगे क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्थायी। होता है। अब मिसेलिनियस देखो एक बार। आपको पता है 3 सदस्यीय वाला सबसे कम स्थायी होती है, 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 6 सदस्यीय वाले स्थायी होती है। 3 से 6 की तरफ जाते हैं ना तो स्थायित्व बढ़ता है क्योंकि कोणीय विकृति कम होती है। कोणीय विकृति क्या चीज है? अब ये देखते हैं। आप पता है ये एंगल कितना है? 09 थीटा डिग्री 60 है। और ये कितना है? 90 5 मेंबर्ड में ये एंगल 108 डिग्री। तो बता चुका हूँ। हाँ? यस सर, यस तुम्हें पता है सब। कोणीय विकृति 3 में ज्यादा है ना, वो फॉर्मूला बता दिया। 109 और 20 वाले में जाते एंगल कितना होना था? 109 डिग्री 28। डिग्री वो कितना गया? 60। इतना एंगल 109। अब इसको 3 सदस्यीय वाला बनाने के लिए एंगल में क्या आया? विकृति आई। कितना हो गया? अब 60 4 मेंबर्ड में 90 हो गया और 5 में 108। तो विकृति किसमें आई सबसे ज्यादा? 3 सदस्यीय। तो कोणीय विकृति के कारण 3 सदस्यीय सबसे कम स्थायी, है ना? फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो 3 सदस्यीय वाला अपने आप टूटने की प्रायिकता रखती है, जल्दी से ब्रेक हो जाएगी। कॉर्नर ऊपर वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, यानी उसके पास है एक रिक्त पी कक्षा। अष्टक पूरा नहीं है ना। अब पता है क्या होगा? कार्बन कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन कार्बन के कौन से इलेक्ट्रॉन? जैसा आपने पढ़ा होगा अतिशय युग्मन में होता है, बट वो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के थे, या अल्फा कार्बन और कार्बन के सिग्मा चले गए ना आगे। क्यों चले गए? क्यों बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? अब देखो अष्टक पूरा करने के लिए ऊपर वाले कार्बन का जैसे ही सिग्मा आगे गए, अगली संरचना ये वाली बन जाएगी। कौन सी? ये वाली। देखो ना आप, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए तो इधर डबल बन गया और इस पे क्या आ गया? देखो जरा, पॉजिटिव आ गया। हाँ जी। अब इस वाले में देखना जरा, एक बार में एक ही हो सकता है, या तो इधर का हो गया तो वो वाली बनेगी, और इधर का हो गया तो ये वाली बनेगी। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जंप करके पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले गए, है ना। ये एक विशिष्ट प्रकार का अनुनाद है, डिफरेंट टाइप का अनुनाद है।
इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जंप करना, पॉजिटिव की तरफ जाना, इसको बोलते हैं जंपिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? जंपिंग रेजोनेंस। तो ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस या जंपिंग रेजोनेंस। इसको बोलते हैं मिसेलिनियस कार्बोकेटायन। कौन सा? मिसेलिनियस या अति विशिष्ट कार्बोधनायन। पहचान लो ढंग से, 3 सदस्यीय वाले, उससे जुड़े कार्बन पर कौन सा चार्ज? तो मिसेलिनियस हो, अति विशिष्ट हो, विशिष्ट कार्बोधनायन बोल दो इसको। क्या बोल दो? यस, क्लियर। तो वरीयता क्रम देखो, सबसे ज्यादा अपन देखते हैं एरोमेटिक को, फिर प्रतिस्थापयुक्त कार्बोधनायन, फिर विशिष्ट कार्बोधनायन को, फिर अनुनाद, फिर अतिशयुग्मन, फिर प्रेरणिक। वही क्रम है, अनुनाद, अतिशयुग्मन, फिर ईएन, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। क्लियर है सबको? बस सर ये मिसेलेनियस सिर्फ 3 कार्बन वाली पे ही अप्लाई बस यही होता है, ये यूनिक है, बस यही मिसेलेनियस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और इसमें अनुनाद का कारण, वो स्थायित्व का कारण क्या बताओगे? जंपिंग रेजोनेंस या। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है? कार्बोधनाइन का स्थायित्व देखना है तो, ठीक है? इसमें देखो, इस कंपाउंड में सबसे पहले देखो, पहले वाले में देखो क्या नजर आ रहा है आपको, क्या काउंट कर लोगे पहले में? अल्फा हाइड्रोजन कर दो काउंट, कितने आ रहे हैं? 2 मतलब 5 मिल गए सबको? 2 3 5 8 अलग सर। 5 अल्फा हाइड्रोजन 5 दिख गए ना सबको? यस दूसरे सर में बताओ, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 है, कार्बन 1 है। तीसरे में बताओ, 5 ये और ये 5 हो गए। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है। यस सर। सेकंड में पता है, लॉन पेयर पॉजिटिव चार्ज को दे देगा, प्लस आर शो कर देगा, वो वही प्रतिस्थापित कार्बोधनायन बन गया, है ना? इसमें थर्ड वाले में जो OCH3 जुड़ा है ना, बीच में sp3 आ गया ना, ये आप लगाएगा माइनस आई प्रभाव। OCH3 का माइनस आई होता है ना, OH का, OR का, OR का, OR ग्रुप है, माइनस आर प्रभाव लगाता है, ठीक है? और प्लस आर स्थायित्व को बढ़ाता है। अब अल्फा H के बेस पे देखें तो पहला ज्यादा स्थायी, सेकंड, पहला और सेकंड में देखो फर्स्ट और सेकंड ज्यादा हुआ ना सेकंड से। अगर प्लस आर के बेस पे देखे तो, रेजोनेंस के अनुनाद के बेस पे देखे तो सेकंड। बताओ किसको वरीयता देते हैं? अनुनाद रेजोनेंस को हमेशा। अनुनाद आ गया तो फिर अतिशयुग्मन का कोई मतलब नहीं है। कौन ज्यादा स्थायी हुआ? सेकंड फिर फर्स्ट। अब फर्स्ट ज्यादा स्टेबल क्यों है थर्ड से? क्योंकि थर्ड में लग रहा है माइनस आई कार्बोधनायन के स्थायित्व को कम करता है। पढ़ चुके हैं अपन? करता है। बस। यस। अब इन तीनों में आ जाओ एक बार। सबसे पहले क्या काउंट करोगे आप? अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना जरा। 1 पहले वाले में सिर्फ 1 है, दूसरे वाले में देखो आप, 5 और इस वाले में देखो आप कितने हैं? 3 और 1। 3 क्लियर है? अनुनाद किस में नजर आ रहा है इन तीनों में? फर्स्ट और चौथी में भी, चौथी स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है अनुनाद तुम्हें? 4 ले ली मैंने, यस सर उसमें 2 अल्फा एच दिख रहे हैं सबको, है ना? तो पहली में अनुनाद है क्या? यस चौथी में भी अनुनाद है, तो फर्स्ट और 4 ज्यादा है, और फर्स्ट और 4 में भी देखो तो ज्यादा, 4 हो जाएगी फिर। क्यों? यस अल्फा एच। अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल हो गया ये। अब इन दोनों में देखो, अल्फा एच से डिसाइड कर लोगे इन दोनों में, तो खत्म। कौन आएगा? सेकंड आ गया। सेकंड थर्ड ओके। अब इन सबका स्थायित्व का क्रम देखना है आपको। ये आपके पैकेज का क्वेश्चन है।
देखो इधर देखो, मेरा आंसर देता जाना। पहले वाले एग्जाम्पल में NO2 जुड़ा है, sp3 कार्बन आ रहा है बीच में, आ रहा है क्या sp3? तो ये NO2 क्या लगाएगा? माइनस आई। क्लियर है? ऐसे ही NH2 भी इसमें भी माइनस आई लगा देगा। इसमें ये क्या लगाएगा? थर्ड वाला अनुनाद, और वो भी प्लस आर। हो गया ना, ये प्लस आर। ठीक है, फोर्थ में भी प्लस आर, और इसमें इसका माइनस आई। माइनस देखो माइनस आई, NO2 है, स्ट्रॉन्ग है, हाँ। इसमें भी ये क्या माइनस आई। बोलो क्लियर है? प्लस आर स्थायित्व को बढ़ाते हैं, माइनस आई स्थायित्व को कम करता है। कम। तो सबसे ज्यादा स्थायी हो गए थर्ड, थर्ड, फिफ्थ, रेजोनेंस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब इन तीनों में भी ज्यादा पूछूं तो EN डिसाइड कर दे, NH2 वाला हो जाएगा। फिफ्थ क्यों होगा? थर्ड और फोर्थ से ज्यादा फिफ्थ क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन आसानी से देगा ना लोन पेयर, विद्युत ऋणी कम है तो लोन पेयर दाता प्रवृत्ति ज्यादा होगी। कम विद्युत ऋणी की ज्यादा होती है ना, NH2 है ना का प्लस आर ज्यादा होता है, अभी क्रम में लिखा था। और OH और OR में प्लस आर थर्ड, OR का ज्यादा होता है, सॉरी OH का ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। प्लस आर क्रम किसका ज्यादा है? क्लियर है सबको? सर ये OR तो आसानी से देना चाहिए ना सर? देना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भाई R तो एल्काइल ग्रुप है और दाता प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। ये कंसेप्ट नहीं है, R का त्रिविम आधा ज्यादा है, उस वजह से दाता प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शनल केस। अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड। अब माइनस आई जितना कम होगा ना स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। पता है 6 में तो माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। अब फर्स्ट, थर्ड में और 7 में देखो, NO2 आपने वो ऑर्डर लिखा होगा है ना, NO2 OR, वो फर्स्ट थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड और 7 में, NO2 NH2 और OR में, NO2 NH2 और OR में आपने माइनस आई में NO2 को पहले लिखा था, फिर लिखा था आपने NH वो OCH3, EN ज्यादा है ना ऑक्सीजन की, इससे नाइट्रोजन से, OR के बाद NH2 लिखा था। तो बताओगे क्या होगा? NH2 उसके बाद स्थायित्व का क्रम सेकंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर लास्ट में। बोलो आया कि नहीं आया? ऐसे देखना है। अब ये ऑर्डर खुद देखना है एक बार, आंसर छिपा के खुद करना है ना। आपने हाँ? फर्स्ट आएगा ना? फोर्थ क्या? वापस बोलो। फोर्थ का स्टेबिलिटी कम कैसे? सबसे ज्यादा माइनस आई लगेगा, DNP रूल, डिस्टेंस कम, माइनस आई ज्यादा, माइनस आई ज्यादा, स्थायित्व कम, ये वाला ऑर्डर। क्लियर? आ गया? हाँ जी। एक और, रेखीय संयुग्मन और क्रॉसित संयुग्मन, ज्यादा स्थायी कौन सा होता है? रेखीय। क्यों? देखना इधर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये दो डबल बॉन्ड है, तो ये डबल पॉजिटिव के साथ और ये डबल इसके साथ, पूरा सिस्टम एक साथ संयुग्मन में ना। इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है ना और दोनों तरफ दो डबल है, एक बार में या तो ये डबल विस्थानीकृत होगा या में दोनों
पर यस सर। फर्स्ट वाले में पूरा सिस्टम एक साथ संयुग्मन में, जैसे बेंजीन में नहीं होता पूरा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, हो गया ना, इसको बोलेंगे रेखीय संयुग्मन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे धनावेश दोनों डबल बॉन्ड के साथ एक साथ विस्थानीकृत हो सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा उसमें नहीं हो सकता ना, किसमें, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, लीनियर। लीनियर। ठीक है, अब आ जाओ इन तीनों में। बताओ। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड। थर्ड वाला, फिर सेकंड सबसे कम क्यों बोल रहे हो तुम, क्योंकि सर वो है एंटी एरोमेटिक है। हाँ। थर्ड वाला एंटी एरोमेटिक है क्या, देखो सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक है ना सेकंड वाला, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्थायी होता है तो सेकंड को सबसे कम पे। क्रॉसेट वाले सेकंड एंटी एरोमेटिक है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन तो बाद की बात है, एंटी एरोमेटिक ही हो गया वो तो। अपन ने वो जो ऑर्डर लिखा था उसमें एंटी एरोमेटिक को कहाँ लिखा था, सबसे लास्ट में, राइट। अब फर्स्ट और थर्ड में देखो आप, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा लीनियर कॉन्जुगेशन है, फर्स्ट वाला ज्यादा, क्यों ज्यादा, लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन। थर्ड में क्रॉस है प्लस डबल फिर डबल, तो बीच वाला जो डबल है ना वो या तो एक बार में उस प्लस की तरफ जा सकता है या इस डबल की तरफ। बीच वाला जो डबल बॉन्ड है ना एक बार में या तो प्लस चार्ज वाले की तरफ जा सकता है या डबल बॉन्ड की तरफ, तो वो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। बट ये कौन सा हुआ, लीनियर। ये डबल इस प्लस की तरफ और ये डबल इस डबल की तरफ, पूरा हो गया ना एक साथ। तो इसका मतलब फर्स्ट होगा सबसे ज्यादा, फिर होगा थर्ड, और फिर कौन सा, सेकंड। बोलो क्लियर है क्या, सेकंड का क्या रीजन है सबसे कम होने का। एंटी एरोमेटिक। अब इन चारों का बता दो मेरे को। कम थर्ड वाला मतलब सेकंड वाला होगा सर। क्या कौनिया विकृति है ना सर, सबसे कम सेकंड वाला होगा। थर्ड कौन ही विकृति दिखने में आ रही है तेरे को, एंटी एरोमेटिसिटी नहीं आ रही देखने में। थर्ड सबसे कम होगा फिर तो। हाँ थर्ड सबसे कम होगा, फोर्थ सबसे ज्यादा। अच्छा ये बताओ, मेरे क्वेश्चन बताओ। सर ये लिखने से एंटी एरोमेटिसिटी समझ नहीं है। अच्छा ये तो आपने उसमें नहीं पढ़ा क्या, एरोमेटिक कंपाउंड में। ये छोड़ दो तुम, कैसे पहचान में आता है, इस प्लस का मतलब कैसे पता चला एंटी एरोमेटिक। इसमें sp3 प्लस चार्ज पूरी रिंग में क्या है, विस्थानीकृत। वो तभी हो सकता है ना जब यहाँ प्लस हो और यहाँ डबल बॉन्ड 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, ऐसे थोड़ी देगा तुम्हें हमेशा, आगे समझ में क्या करेगा वो, ऐसे गोला बना के देते गोला बना के ऐसे, आगे समझ में ये कैसा है। एंटी अब बताओ सिक्स्थ वाला वो फोर्थ वाला एरोमेटिक कैसे हुआ, प्लस चार्ज वाले में विस्थानीकृत कब होगी, जब 3 डबल बॉन्ड हो, डबल सिंगल डबल और फिर एक पे प्लस, हो गया ना वो। बोलो आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो वाले को ऐसे समझोगे ना तुम। हाँ सर सबसे ज्यादा फोर्थ। सबसे ज्यादा हो गया फोर्थ, क्योंकि इसमें अनुनादी संरचना सबसे ज्यादा बने, और फिर बन गया फोर्थ के बाद सेकंड। अच्छा सुनो सर फर्स्ट बात रेजोनेंस फाइनल ना। लीनियर कॉन्जुगेशन होगा ना सर इसमें। सर आपने कैमरा भी ऑफ कर रखा है, तो समझ में नहीं आता। अच्छा अब ये बताओ मेरे को, आपने स्थायित्व का क्रम क्या लिखा था, स्थायित्व का क्रम क्या लिखा था ये बताओ, याद है कि तुम्हें अभी नहीं है। हाँ सर हाँ सर कुछ याद है सर। रेजोनेंस एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी नॉन
फर्स्ट को मैं एरोमेटिक क्यों नहीं लिख रहा, ये बताओ पहले तो। सर एरोमेटिक ही तो है वो, बेंजीन रिंग नहीं है। सर रेजोनेंस हो रहा है। फर्स्ट वाला कार्ब धनायन एरोमेटिक नहीं है। क्या नहीं है? अब यहाँ प्लस है, यहाँ डबल है, ये डबल प्लस की तरफ जाएगा, 20 स्थानीकृत होगा ना, तब भी एरोमेटिक सुधा पूरी बनी रहेगी। लेकिन इसमें जैसे ही डबल पॉजिटिव की तरफ जाएगा, आगे शिफ्ट हो गया, बेंजीन में एरोमेटिकता खत्म। तो वो कार्ब धनायन एरोमेटिक नहीं है। हाँ, कार्ब धनायन के स्थायित्व को प्लस आर प्रभाव बढ़ा रहा है, ये बात तो सही है। बेंजीन का प्लस आर बढ़ा रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे? और ये कौन सा है? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और प्लस आर में किसको ज्यादा वरीयता दे दी मैंने? एरोमेटिक तो सबसे पहले लिखा था, एंटी एरोमेटिक सबसे बाद में लिखा था। अब बताओ। फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर? यस सर। फर्स्ट वाले में अलग से लीनियर कंजुगेशन नहीं हो सकता? हाँ, रख दो ना लीनियर कॉन्जुगेशन, क्या दिक्कत है? है तो अनुनादी ना। यस सर। है तो अनुनादी, और अनुनाद एरोमेटिक से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ओके सर। अब मैंने एक और डाल दिया बीच में 5, तो कहाँ रखूंगा मैं? बीच में मैं क्या रखूंगा? ऑर्डर बना रखा है, देख लो तुम तो। आगे हो गए समझ में? बताओ, वही ऑर्डर अनुसार है। यस सर। रेजोनेंस से ज्यादा स्थायी कौन सा है? विशिष्ट कार्ब धनायन। याद आ गया? रेजोनेंस से ज्यादा स्थायी कौन है? विशिष्ट कार्ब धनायन, स्पेसिफिक कार्बोकैटायन, मिसेलेनियस कार्बोकैटायन। क्लियर सबको? यस सर। बताओ इन तीनों में। देखो आप, इस प्लस के स्थायित्व को एक बेंजीन रिंग बढ़ा रही है प्लस आर देके। यहाँ कितनी बेंजीन रिंग प्लस आर दे रही है? 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो बताओ स्थायित्व का क्रम समझ में आ गया? कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीज। बोलो, आया क्या? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये कार्बोकैटायन कैसा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक है कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये मिसेलेनियस है ना? यस सर। यस सर। और अगर मैं यहाँ बोल दूं CH2+, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्थायी, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट वाला है ना। मिसेलेनियस ज्यादा स्थायी होगा अनुनाद द्वारा स्थायित्व के कंपेयर, है ना? ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें 2-2 बेंजीन वाला जोड़ दूं, तो अब इसका स्थायित्व ज्यादा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। सर लेकिन ये तो कार्बोकैटायन है ना, तो सर उससे तो कार्बोकैटायन से तो कम हो जाता है ना? वापस बोलो। ये तो मैंने आपको लिखाया है अभी एक तरीका। कौन सा? जो ऑर्डर लिखा है ना, जो ऑर्डर भी लिखाया था ना, वो कोई कंसेप्ट थोड़ी है, वो तो मैंने बताया तरीका, इस सीक्वेंस में देखना है, ओके है ना? बट इसमें क्या हो गया? इसमें वो ऑर्डर विचलन हो गया ना। क्या, कैसे हुआ? अनुनाद वाले को ज्यादा बता दिया आपने, क्यों? इसमें 2 इसका कारण नहीं समझा सकते हैं, और तो क्या करेंगे? क्या 2-2 बेंजीन रिंग क्या लगाएगा? तो इतना ज्यादा अनुनाद है, इतना ज्यादा है कि वो मिसेलेनियस से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 3 होगा तो फिर और भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बस वो है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन का जो बताया था ना ऑर्डर, एक बार निकालना सर। इस वाले का ये जो 5th है ना, 5th आपने हाँ एरो के बाद रखा क्या? है 5th। कहाँ है? तो स्पेशल केस था ना, वो उसने बताया भी लास्ट। हाँ,
हाँ जी, एरोमेटिक के बाद आएगा फिर वही तो रखा है। हाँ जी बोलिए। अच्छा सर मैं भूल गई कि एरोमेटिक के बाद आता है फिर, मतलब वो क्वेश्चन। एरोमेटिक तो सबसे पहले आता है, सब एरोमेटिक तो फिर सबसे पहले क्लियर। यस सर। ओके अब है कार्ब ऋणायन। इधर देखना बेटा, कार्ब ऋणायन में कार्बन का संकरण क्या है sp3, क्योंकि एक लोन पेयर और 3 सिग्मा है। sp3 है तो आकृति कैसी है, पिरामिडीय मींस नॉन प्लेनर, इसका मतलब इस पोजीशन पर नेगेटिव अस्तित्व में रह नहीं सकता होता। है। हो सकता है ना कि ये पोजीशन कैसी है, नॉन प्लेनर पोजीशन। नॉन प्लेनर पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है बट पॉजिटिव या डबल नहीं हो सकता। कार्ब ऋणायन के स्थायित्व का क्रम -R -H, ये तो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। ग्राही प्रभाव, ग्राही ग्रुप तो बढ़ाएंगे और दाता ग्रुप क्या करेंगे, कम करेंगे। क्लियर। और अगर मैं कार्ब धनायन के स्थायित्व की बारी करता तो पॉजिटिव बढ़ाते, मतलब कार्ब प्लस आई, धनायन का स्थायित्व की बात करता प्लस आई तो बढ़ाएगा, क्या बोलता, प्लस प्लस R आई बढ़ाएगा, प्लस H और प्लस I, ये तो प्लस आई। बढ़ाते हैं। और माइनस आई कम माइनस करेंगे। I माइनस आर, माइनस H और माइनस आर ये कम करेंगे। है? इससे हाँ मेरी वॉइस आ रही है सबको। इससे उसके लिए वो प्रेस करना पड़ेगा ना आपको। अपने आप नहीं चलता, प्रेस चलो ठीक है फिर छोड़ो, ओके नमस्ते सर। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नमस्ते बेटा। मैं ना अगली पीडीएफ भी आपको शेयर कर देता हूँ, अब उसको पढ़ लेना अच्छे से। सर मैं पढ़ाऊंगा बट, है ना, ठीक है। अरे सर दे दे, क्या कह रहे हो धीरज? पूरे चैप्टर की कर देते। नहीं नहीं ऐसा नहीं कर पाऊंगा बेटा। प्रिंट आउट एक साथ निकलवा लेंगे सर, बार बार दुकान पे जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, बार बार जाएंगे ना तो हेल्थ सही रहेगी। डॉक्टर काफी बनने वाले हो ना, खुद की हेल्थ सही रहेगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और इतना मत पढ़ा करो, कम पढ़ा करो, बीच में ब्रेक दे दिया करो प्रिंट आउट जाने के लिए। जब 15 मिनट की ब्रेक के लिए उठे 2 घंटे कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ बस यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, ठीक है। दुकान है सर यहाँ, क्या दुकान दूर है सर काफी। दुकान दूर है तो बढ़िया, हेल्थ अच्छी बनेगी। कितनी दूर है, 1 किलोमीटर ज्यादा तो नहीं होगी ना? है सर 3-4 तो है सर। चलो मैं ट्राई करता हूँ। ओके सर प्लीज भेज दो, इतना पढ़ने। हाँ हाँ ओके।